हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 6। ठीक है, ओके सर। सर आज का क्या टारगेट है सर? बेटा आज का टारगेट आपको कल ही बता दिया था बेटा। आज का टारगेट है सेक्शन नंबर 143। एक बड़ा सेक्शन है, ठीक है। और बाकी हम लोग होमवर्क के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं। टाइम कम है जिंदगी में, क्या बात कर रहे हो सर? आपके पास तो टाइम ही टाइम है सर, हमारे पास टाइम नहीं है। हमारी क्लासेस सुबह स्टार्ट होती है और चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, फिर क्लास खत्म होती है, फिर होमवर्क, फिर रिवीजन, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठ के फिर नितिन सर, फिर जसमीत सर। बस यही चल रहा है सर। ऐसा लग रहा है जिंदगी ही बस, क्या बताएं सर। अरे बेटा चलिए, पेज नंबर 10.31, पेज नंबर 10.31 खोलेंगे, ठीक है। ओके सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सेक्शन नंबर 143, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ठीक है। इसमें इस सेक्शन में हम मेनली क्या क्या सीखने वाले हैं बच्चों? एक तो हम इस सेक्शन में सीखेंगे पावर ऑफ ऑडिटर्स। एक्चुअली में पावर नहीं, आप कहोगे ज्यादा जो अच्छा वर्ड है वो होता है राइट्स ऑफ ऑडिटर। ज्यादा अच्छा वर्ड होता है राइट्स ऑफ ऑडिटर रेदर देन दी पावर ऑफ ऑडिटर। बट अब लॉ में लिखा है तो ठीक है भाई, पावर मान लेते हैं, है ना। ओके सर, उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कंटेंट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। उसमें एग्जैक्टली क्या कंटेंट आता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगर ऑडिटर को कोई फ्रॉड के बारे में पता चल जाता है तो फ्रॉड को कैसे डील करते हैं हम लोग ऑडिट में। अगर ऑडिट करते हुए आपकी नजरों के सामने एक फ्रॉड पकड़ लो आप, तो उस केस में आप क्या करोगे, वो भी कंपनी लॉ आपको गाइडेंस देता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे इसमें ब्रांच ऑडिट से रिलेटेड, ठीक है। ब्रांच ऑडिट कैसे होगा, ब्रांच ऑडिट कौन करेगा। आपकी ब्रांच अकाउंटिंग तो खत्म हो गई है, तो ब्रांच ऑडिट यहां पर करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के मुद्दे ये सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, ठीक है। ओके सर, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आएगा दैट इज पावर्स ऑफ ऑडिटर्स। एक कंपनी में अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हो जाते हो तो लॉ ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ने आपको कौन कौन सी पावर्स दी है, या मैं अगर बेटर तरीके से कहूं तो कौन कौन से राइट्स आपको दिए हैं। तो सबसे पहला मुझे बताओ, अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो तो क्या आपको बुक्स ऑफ अकाउंट का एक्सेस करने का राइट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बहुत सिंपल सा सवाल है कि अगर मैं किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने जा रहा हूं तो क्या मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड वाउचर्स का एक्सेस मिलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए। उसी से तो चेक करूंगा ना कि दोनों टैली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात बेटा जो राइट है वो क्या है? एवरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, अगर आप कंपनी के ऑडिटर हो तो आपको राइट मिलेगा। कौन सा राइट मिलेगा? कि आप एक्सेस कर सकते हो एट ऑल टाइम्स, जब चाहो तब एक्सेस कर सकते हो। क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और कंपनी के वाउचर्स को, चाहे कंपनी ने उन्हें रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखा हो, चाहे कंपनी ने उन्हें रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह कहीं और रखा हो। हमने सेक्शन 128 में पढ़ा था कि कंपनी अगर चाहे तो रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह कहीं और भी रख सकती है, लेकिन उसे आरओसी को 7 दिन के अंदर बताना पड़ेगा। तो उसी अदर प्लेस की बात यहां पर हो रही है, ठीक है। ओके सर, तो ये हमारी पहली पावर होती है
और या पहला राइट होता है कि आप भैया चेकिंग करने जा रहे हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आपको मिलने ही चाहिए, वाउचर्स तो आपको मिलने ही चाहिए। आप मंगाओगे, कंपनी वाले आपको लाकर दे देंगे। दूसरी चीज, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, क्या आप उसकी एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो या नहीं मानोगे? अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, क्या उसका भी राइट आपको मिलना चाहिए? द आंसर इज यस। तो सेकंड राइट बेटा यही है ऑडिटर के पास, ही शॉल बी इंटाइटल्ड। अगर वो चाहे तो कंपनी के ऑफिसर से इंफॉर्मेशन मांग सकता है, एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। कौन सी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांग सकता है? जो ऑडिटर को लगता है कि ऑडिट करने के लिए जरूरी है, यानी नेसेसरी है, अपना काम करने के लिए उस इंफॉर्मेशन का मिलना जरूरी है, तो वो कंपनी के ऑफिसर से मांग सकता है। ये उसका सेकंड राइट या सेकंड पावर है। ठीक है, ओके सर। चलिए, थर्ड पॉइंट आता है मेरे बच्चा, अगर आप किसी होल्डिंग कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, अगर आप किसी होल्डिंग कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, तो मुझे बताओ, आप सिर्फ उसके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करोगे या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट करोगे? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है। अगर आप एक कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट हुए हो, तो आप उसके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करोगे या कंसोलिडेटेड, क्या हो गया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करोगे? द आंसर इज बोथ। द आंसर इज बोथ। मतलब उस कंपनी की जितनी भी सब्सिडरी या एसोसिएट होगी, करेक्ट, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए क्या आप उसकी सब्सिडरी और एसोसिएट के भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हो? द आंसर इज यस। और यही बात यहां पर लिखी है कि कंपनी का ऑडिटर, अगर तुम ऐसी कंपनी के ऑडिटर हो जो कि होल्डिंग कंपनी है, तो तुम उस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट तो लोते ही हो, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें उस कंपनी की सारी सब्सिडियरीज और सारी एसोसिएट कंपनी के रिकॉर्ड्स का भी एक्सेस मिल जाता है। लेकिन सिर्फ उतना ही एक्सेस करना जितना तुम्हें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए जरूरी है। सो इन सो फार एज इट में रिलेट्स to the consolidation of financial statement of that subsidiary or associate company। ठीक है, ओके सर। तो ये हमारे पास पावर्स हो गई ऑडिटर की। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ये तीनों पावर लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एमसीक्यू आएगा तो तीनों में ऑप्शन दिया होगा कि इनमें से कौन सी, और चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, टिक मार दोगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं। एक तो उसकी सबसे मेन ड्यूटी क्या होती है बेटा? ऑडिट रिपोर्ट बनाना। सबसे मेन ड्यूटी उसकी क्या होती है? ऑडिट रिपोर्ट बनाना। दूसरी उसकी ड्यूटी होती है कि ऑडिट रिपोर्ट में वो सारी बातें लिखना जो लॉ ने उसको लिखने के लिए कहा है, जो लॉ ने उसको लिखने के लिए कहा है। और तीसरी ड्यूटी होती है कंपनी से इंक्वायरी करना। कंपनी से क्या करना? इंक्वायरी करना, पूछताछ करना। लेकिन किन चीजों की पूछताछ करना? जो सेक्शन 143 में कहा गया है, इन चीजों की पूछताछ आपको करनी पड़ेगी। तो सर कौन कौन सी? ऑडिटर को इंक्वायरी करनी पड़ेगी फॉलोइंग मैटर्स। फॉलोइंग मैटर्स में आपके ये सारी बातों की पूछताछ आपको कंपनी से करनी पड़ेगी जब आप कंपनी के ऑडिटर। क्या यहां पर ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? दिस इज ऑप्शनल और मैंडेटरी। बेटा यहां पर देखो शॉल लिखा है, तो अगर आप कंपनी के ऑडिटर हो, आप चाहो या ना चाहो, आपको ये सारी बातें तो कंपनी से पूछनी ही पूछनी पड़ेंगी। ये सारी बातें तो पूछनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज जो आप जाकर पूछेंगे, क्या कंपनी ने किसी को लोन या एडवांसेस दिया है? और अगर दिया है तो उसकी सिक्योरिटी आपने ली है या नहीं ली है? भाई अगर कंपनी किसी को लोन दे रही है तो बदले में कुछ सिक्योरिटी भी ले रही होगी। तो यही आपको पता करना है कि अगर कंपनी ने लोन या एडवांसेस कंपनी ने दिया है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, यानी सिक्योर्ड लोन या एडवांसेस दिए हैं, तो सच में सिक्योरिटी ली है या नहीं। ये कैसे चेक करोगे बेटा? डॉक्यूमेंट चेक करके, क्या सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, कंपनी के पास है या नहीं है। उसके बाद आपको यह चेक करना है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है
इस लोन्स एंड एडवांसेस की कहीं ये कंपनी के अगेंस्ट तो नहीं है। मतलब मार्केट में रेट चल रहा था 12% पर एनम, मार्केट में रेट चल रहा था 12% पर एनम, बट कंपनी ने जो लोन दिया है वो दिया है 5% पर एनम पे। तो आप कहोगे अरे यार इससे तो नुकसान हो रहा है कंपनी का, इससे तो कंपनी का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कंपनी का नुकसान हो रहा है। अल्टीमेटली किसका नुकसान होगा, कंपनी के शेयर होल्डर्स का नुकसान होगा। तो यह भी आपको चेक करना पड़ता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है जिस पर वो लोन्स या एडवांस दिया है वो प्रीजुडिशियल यानी अगेंस्ट तो नहीं है, कंपनी के हित के अगेंस्ट या कंपनी के मेंबर के हित के अगेंस्ट तो नहीं है। तो यह बात आपको पूछनी पड़ेगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको पूछना पड़ेगा, ऐसी एंट्रीज वेदर ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी विच आर रिप्रेजेंटेटेड मेयरली का मतलब होता है बेटा ओनली। कई सारी ऐसी एंट्री होती है जो सिर्फ बुक एंट्री होती है, रियल में नहीं होती। क्या आप एग्जांपल दे सकते हो ऐसी कौन सी एंट्रीज होती हैं जो रियल में तो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं बट हम सिर्फ बुक्स में उनको मार देते हैं? क्या आपको पता है ऐसी बुक्स एंट्री के बारे में? नहीं पता सर। अरे बेटा पता है तुम्हें, मुझे बताओ, अगर कंपनी ने इस साल 100 करोड़ की क्रेडिट सेल करी है, 100 करोड़ की क्रेडिट सेल करी है, क्या फ्यूचर में जाकर इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पैसा नहीं देंगे? क्या फ्यूचर में जाकर बैड डेट्स हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, लेकिन हम उसका प्रोविजन क्या करते हैं, आज ही बना देते हैं। हम उसका प्रोविजन वेट नहीं करते बैड डेट्स का, हम उसका प्रोविजन आज ही बना देते हैं। यानी हमने बुक्स में एंट्री मार ली, बट क्या सच में अभी तक बैड डेट हुआ क्या? जिस दिन मैं 31 मार्च को एंट्री मार रहा हूं, मान लो मैंने यहां पर 5 करोड़ के बैड डेट्स बना दिए, 5 करोड़ के क्या बना दिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बट रियलिटी में अभी तक बैड डेट हुआ क्या? नहीं। वो तो जब साल खत्म होगा, उसके बाद जब क्रेडिट पीरियड खत्म होगा, तब मैं पैसे मांगने जाऊंगा, तब हो सकता है बैड डेट हो जाए। आज जब मैं ये एंट्री मार रहा हूं तो सिर्फ बुक्स में एंट्री मार के रख रहा हूं। यस और नो? यस सर। तो वो कह रहे हैं अगर कंपनी ने कोई भी एंट्री सिर्फ बुक में मारी है तो आपको यह चेक करना है, आपको यह चेक करना है आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कहीं वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है। मान लो पास्ट में, आज तक पास्ट में कंपनी का बैड डेट, कंपनी के पास्ट लास्ट 10 इयर्स में, कंपनी के लास्ट 10 इयर्स में आज तक सिर्फ 2% बैड डेट हुआ है लास्ट 10 इयर्स में। आप मुझे बताओ क्या ये 5% बनाना ठीक है या ये गलत है? आप खुद बताओ। अगर लास्ट 10 इयर्स का डाटा ये बोल रहा है कि कंपनी का आज तक मैक्सिमम बैड डेट जो हुआ है वो मात्र 2% हुआ है और कंपनी ने करंट ईयर में 5% बना लिया, तो क्या ये सही है? द आंसर इज नो। और यही बात आपको चेक करनी है कि एंट्रीज प्रीजुडिशियल नहीं होनी चाहिए कंपनी के इंटरेस्ट से। ठीक है? हाँ, रजित कह रहा है सर ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी। बेटा लायबिलिटी वो होती है जो हो सकता है फ्यूचर में पे करनी हो, या हमें कुछ फ्यूचर में पे नहीं करना है, यहां पे हमने सेल करी, हमें पैसा रिसीव करना है। तो पहले आपको एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंस जानना पड़ेगा रजित। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर आपकी कंपनी बैंकिंग कंपनी या इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, अगर आपकी कंपनी ना तो इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना ही बैंकिंग कंपनी है, फिर भी उसने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे थे और उसने उन्हें सस्ते में बेच दिया। सस्ते में बेच दिया मतलब मान लो गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड के पास दूसरी कंपनी के शेयर थे जो मैंने खरीदे थे। कितने के शेयर खरीदे थे? 100 रुपए में खरीदे थे। और इस कंपनी ने अब क्या किया? सेल कर दिया। कितने पे सेल कर दिया? 50 रुपीज पर इन शेयर को सेल कर दिया। तो यह बात भी ऑडिटर को पूछनी पड़ेगी कि अगर आपके पास शेयर्स हैं या डिबेंचर हैं किसी और कंपनी के और आपने उन्हें सेल किया है, कौन से प्राइस पर सेल किया? लेस देन द परचेस कॉस्ट,
लेस देन दी परचेज कॉस्ट, आपने अगर उन्हें परचेज कॉस्ट से कम में किया है तो यह बात भी आपको इंक्वायरी करनी है कि कंपनी ने ऐसे सस्ते में तो शेयर्स नहीं बेचे हैं कंपनी ने, यह सिर्फ आपको इंक्वायरी करनी है। ठीक है, ओके सर। कई बार कंपनियां ऐसा कर देती हैं कि लोन देती है और एडवांस देती है बट उसे डिपॉजिट शो कर देती है। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने आर को लोन दिया, लेकिन बुक्स में उसने उन्हें क्या दिखा दिया, डिपॉजिट दिखा दिया। क्या यह एकदम सही है कि कंपनी ने दिया तो लोन है लेकिन दिखा उसे डिपॉजिट दिया? क्या यह अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही है? द आंसर इज नो। और यह बात भी ऑडिटर को चेक करनी पड़ती है, इंक्वायरी करनी पड़ती है कि कहीं आपने लोन या एडवांसेस जो कंपनी ने दिए हैं उन्हें डिपॉजिट्स तो नहीं दिखा दिया, क्योंकि डिपॉजिट्स इज अ डिफरेंट थिंग एंड लोन इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। डिपॉजिट क्या होता है भैया, उस पर नॉर्मली हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर आप मान लो कोई रेंट पे चीज लेते हो और उसका डिपॉजिट पे करते हो तो उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, बट लोन जो होता है उस पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, ओके सर। उसके बाद संतोष कह रहा है वेदर सो मच ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी एज कंसिस्ट ऑफ शेयर। बेटा इसका मतलब यह है क्या एसेट साइड में कंपनी के कुछ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट में शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह दिख रहे हैं क्या, उनकी बात हो रही है बेटा। ठीक है संतोष, चलिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस। कहीं कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पर्सनल खर्चों को तो बुक नहीं कर दिया, मतलब डायरेक्टर रोज एक कार लेकर अपने बेटे को स्कूल से लेने जाता है और अपने बेटे को स्कूल में छोड़ने जाता है, इसका जो पेट्रोल का खर्चा है वो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख रहा है। क्या यह सही चीज है? द आंसर इज नो। और इसीलिए यह ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये चेक करे कहीं कंपनी ने पर्सनल खर्चों को रेवेन्यू, देखो कंपनी का तो कोई पर्सनल खर्चा नहीं होता भाई, कंपनी तो हर काम बिजनेस के लिए कर रही है, बिकॉज कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। लेकिन अगर उसके डायरेक्टर्स वगैरह के या प्रमोटर वगैरह के पर्सनल खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला जा रहा है वो तो एकदम गलत है ना। तो यह बात की भी इंक्वायरी करनी पड़ती है, यह बात की भी इंक्वायरी करनी पड़ती है। उसके बाद क्या इंक्वायरी करनी पड़ती है, अगर कंपनी ने करंट ईयर में, जिस साल का आप ऑडिट कर रहे हो उस साल में कंपनी ने कैश के बदले शेयर्स दिए, किसके बदले, शेयर्स इशू करे, शेयर्स अलॉट करे, बदले में क्या लेना था, कैश लेना था, तो आपको यह चेक करना है क्या रियलिटी में कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। मतलब अगर एक कंपनी ने, जेड लिमिटेड ने अपने शेयर्स राजू को दिए 100 रुपए में उसने अपने शेयर्स राजू को दिए, तो आपको यह चेक करना है राजू से सच में पैसा आया है या नहीं आया। अगर आया है तो बैंक अकाउंट में दिख जाएगा, और अगर नहीं आया है तो क्या दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, कॉल्स इन अरियर्स दिखना चाहिए कि अभी पैसा नहीं आया। तो यह बात आपको चेक करनी है, इफ नो कैश हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड। अगर रियलिटी में कंपनी के पास कोई भी कैश नहीं आया तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट और बैलेंस शीट में देखना है कि उसमें एकदम कॉल्स इन अरियर्स अलग से दिखना चाहिए। वहां पर ऐसा नहीं शो होना चाहिए कि हां हमें राजू से पैसा आ गया है। ठीक है, ओके सर। यहां पर इन पॉइंट्स में किसी को डाउट है क्या रिलेटेड टू इंक्वायरी? ऑडिटर को ये सारे पॉइंट्स इंक्वायरी करने होते हैं। अगर इसमें कुछ गड़बड़ निकलेगी, ऑफ कोर्स ही बात है, अगर कोई भी पॉइंट में गड़बड़ निकलेगी तो वो अपना ओपिनियन वैसे ही देगा ना कि भाई कंपनी में गड़बड़ है। यही तो बात वो मेंबर्स को बताता है कि कंपनी में गड़बड़ चल रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑडिटर को। ऑडिटर की एक और ड्यूटी होती है बेटा कि ऑडिटर को बनानी पड़ती है ऑडिट रिपोर्ट। सर ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट बनानी है और मेंबर्स को देनी है, यह बात कहां लिखी है बेटा? यह बात लिखी है सब सेक्शन 2 में। सेक्शन 143 का सब सेक्शन 2 कहता है कि ऑडिटर
तुम्हें एक रिपोर्ट बनानी है और इस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, कई लोग इसे ऑडिट रिपोर्ट बोलो या आप इसे ऑडिटर रिपोर्ट बोलो, एक ही बात है, ठीक है। और ये बना के किसको देनी होती है बेटा, ये बनाकर कंपनी के मेंबर्स को दी जाती है, कंपनी के मेंबर्स को दी जाती है। ओके सर। उसके बाद रिपोर्ट में वो क्या बताता है, रिपोर्ट में वो ये बताता है कि भाई मैंने कंपनी के जो है अकाउंट्स चेक कर लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी जनरल मीटिंग में अप्रूव होने के लिए जा रहे हैं वो मेरे द्वारा चेक हो गए हैं, और उस पर वो अपना ओपिनियन देता है। उस पर ऑडिटर क्या देता है, ऑडिट रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ऑडिटर का ओपिनियन, कि उसके ओपिनियन में कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इस चीज का ओपिनियन ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देता है। तो ऑडिट रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, उसका ओपिनियन, कि उसने जो चेकिंग करी, चेकिंग करने के बाद उसका क्या ओपिनियन बना कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। तो यहां पर यही बात लिखी है, देखो, ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा अपना ओपिनियन अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो उसने चेक करे हैं, और अपनी बेस्ट नॉलेज, मतलब जितनी भी वो चेकिंग कर पाया उसके हिसाब से बताएगा कि क्या अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, यह बात वो लिखकर बता देगा। मुझे बताओ, अगर ऑडिटर ने लिख दिया कि भैया हां ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, क्या इस बात की 100% गारंटी होती है कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक भी गलती नहीं होगी, या फिर भी उसमें गलती होने के चांसेस हो सकते हैं? द आंसर इज, उसमें फिर भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देते हैं, हम लोग रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं कि जितनी चेकिंग हमने करी है उसके हिसाब से हमें लगता है कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू है। और नॉर्मली हम बेटा सैंपलिंग मेथड का यूज करते हैं। सैंपलिंग मेथड मतलब अगर कंपनी ने 1000 ट्रांजैक्शंस करी हैं और हम उनमें से सिर्फ 50 ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हैं, तो एक्चुअली में हमने क्या बाकी पूरी 1000 ट्रांजैक्शन चेक कर ली? द आंसर इज नो। अभी भी 950 ट्रांजैक्शन तो हम चेक नहीं कर पाए ना, तो इसीलिए हम उन 50 ट्रांजैक्शन के बेसिस पर बोल देते हैं कि ये 1000 बाकी की 1000 ट्रांजैक्शन ठीक है या नहीं है। ठीक है, ओके सर। ऑडिटर जो ये रिपोर्ट बनाता है, ऑडिट रिपोर्ट, इसमें वो क्या फॉलो करता है बेटा? इसमें वो कंपनीज एक्ट फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? कंपनीज एक्ट फॉलो करता है और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है ऑडिट रिपोर्ट को बनाते हुए। तो यही बात यहां पे लिखी है कि ऑडिटर रिपोर्ट को बनाते हुए कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रखता है कि कंपनी ने फॉलो करे हैं कि नहीं, और खुद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है, और खुद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है। ठीक है, और वो ऑडिट रिपोर्ट में वो सारी बातें लिखता है जो उसे लॉ में लिखने के लिए कही गई है, जो उसमें लॉ में लिखने के लिए कही गई है। चलिए, अब मैं आता हूं बेटा कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पे। ठीक है, चलिए, यहां पर पावर हमारी खत्म हो गई, ड्यूटीज हमारी खत्म हो गई। अब मैं कहां पर जा रहा हूं बेटा? ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट पे। सारे बच्चे ध्यान देंगे, इसमें 3 चीजें होंगी। कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट में क्या आता है बेटा? ओपिनियन आता है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसी के लिए ऑडिट कराया जाता है, ओपिनियन लेने के लिए। कि अगर एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है कि भैया हमें इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? ओपिनियन होता है कि भैया ठीक है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऑडिटर लिख देगा कि भाई ठीक नहीं है ना, और ठीक होंगे तो लिख देगा कि मेरे हिसाब से ठीक है। जो भी उसका ओपिनियन होगा वो मेंशन कर देगा। उसके बाद अदर मैटर्स उसको लिखने पड़ते हैं, अदर मैटर्स उसको लिखने पड़ते हैं कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में, जो आपको कहां बताए गए हैं? सेक्शन 143 में बताए गए हैं, सेक्शन 143 में बताए गए हैं, जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं।
और एडिशनल मैटर्स भी दिखने होते हैं, एडिशनल मैटर्स और भी चीजें आती हैं, एडिशनल मैटर्स जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे CARO 2020। ये आपका नॉट इन लॉ सिलेबस, ये आपको कवर करवाएंगे ऑडिट सब्जेक्ट में, कवर्ड इन ऑडिट सब्जेक्ट। तो हमारा जो रोल है सिर्फ ये पढ़ाने का है, ठीक है। तो ये तो आपको हमारे प्यारे दुलारे अंकित सर पढ़ाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से कारो 2020, लेकिन मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं अदर मैटर सेक्शन 143। अब देखो, याद है आपको पुरानी बचपन की बात कि मैंने आपको बोर्ड रिपोर्ट का एक टॉपिक पढ़ाया था, और बोर्ड रिपोर्ट में ना बड़े सारे टॉपिक थे, बड़े सारे टॉपिक थे। सेम वैसे ही ऑडिट रिपोर्ट में भी बड़े सारे टॉपिक हैं। वैसे ही बेटा ऑडिट रिपोर्ट में भी ना बड़े सारे टॉपिक्स हैं, है ना, बड़ी सारी चीजें लिखनी होती है। तो इसको लर्न करने के लिए आज ही नई नई ताजा ताजा मैंने मेमोरी टेक्निक बना दी है। आपको सिर्फ और सिर्फ कहां से पढ़ना है बेटा, मेमोरी टेक्निक से पढ़ना है। इसे बुक से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखो यहां पे ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आना चाहिए, कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आप यहां से चाहो तो कट कर सकते हो, आप खुद चाहो तो रीड कर लेना, ठीक है। यहां तक आप कट कर लेंगे और रिफर कर लेंगे मेमोरी टेक्निक, ठीक है। मेमोरी टेक्निक बेटा इसकी बड़ी खास है, बड़ी खास है, आप लोगों को यकीन ही नहीं होगा। कंटेंट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट की मेमोरी टेक्निक पता क्या बनाई है मैंने, सर क्या बनाई है बेटा, इसकी मेमोरी टेक्निक है, मेमोरी टेक्निक है AUDITORREPORT। वाह, क्या है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कंटेंट बताओ ऑडिट रिपोर्ट का, कंटेंट बताओ ऑडिट रिपोर्ट का, तो आपकी मेमोरी टेक्निक रहेगी ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट AUDITORREPORT, ठीक है। तो यहां पर आपके सारे पॉइंट्स बेटा इसी में ही कवर हो जाएंगे। इस पॉइंट में एक खास बात आपको याद रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप नोटिस करोगे हर पॉइंट के आगे क्या लिखा हुआ है, वेदर 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 वेदर, हर पॉइंट के आगे क्या लिखा हुआ है, वेदर लिखा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर लेना, इन पॉइंट्स के आगे ऐड वेदर वर्ड, क्योंकि मेमोरी टेक्निक कैसे बनेगी अगर सब स्टार्ट वेदर से होंगे तो, ठीक है ना भाई। मेमोरी टेक्निक कैसे याद होगी अगर मैं सब में www फर्स्ट पॉइंट में देख रहा हूं, मैंने कहा ये कैसी मेमोरी टेक्निक है जिसमें सारे पॉइंट वेदर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर आप वेदर वर्ड खुद ऐड कर लेना, बाकी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए पॉइंट से। ए पॉइंट क्या बोलता है, आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट, आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या बातें और लिखनी है, क्या ये ऑप्शनल है या मैंडेटरी है, क्या ये ऑप्शनल है या मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। यहां पर भी आपको ये सारी बातें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा कि अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट, कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, अगर कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने में कोई भी गड़बड़ करी है, उसके ऊपर आप अपना रिमार्क दे सकते हो, एडवर्स रिमार्क दे सकते हो कि कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये वाली दिक्कत कर रखी है। आप कोई भी रिजर्वेशन दे सकते हो। रिजर्वेशन का मतलब है कि भाई मैं इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पर यह दिक्कत थी। आप चाहो तो क्वालिफिकेशन कर सकते हो, यानी उस मैटर को क्वालिफाइड कर सकते हो कि भैया ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है इसमें बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन ये पॉइंट में मुझे गलती नजर आई है, ये पॉइंट में मुझे गलती नजर आई है। तो आप मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट से रिलेटेड पॉइंट मेंशन करोगे, ठीक है। सो एनी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड विद द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, ये वाली बात हो गई, ठीक है। सेकंड है
यू से क्या है, आपने पढ़ा था सेक्शन 125 अनपेड डिविडेंड आईईपीएफ का, कि आपको बड़े सारे अमाउंट्स को कंपनी को ट्रांसफर करना होता है आईईपीएफ अकाउंट में टाइम कंप्लीट होने पे। तो कहीं कंपनी ने डिले तो नहीं कर दिया आईईपीएफ में ट्रांसफर करने में, ये वाली बात भी आपको ऑडिटर रिपोर्ट में लिखनी होगी। या तो आप लिखोगे देयर इज अ डिले या लिखोगे देयर इज नॉट अ डिले। तो ये देखो, अनपेड डिविडेंड या कोई और अमाउंट जो कंपनी ने आईईपीएफ में ट्रांसफर नहीं करा विद इन टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, अगर लॉ की प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से नहीं करा है तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा। किसमें बताना पड़ेगा बेटा? ऑडिट रिपोर्ट में क्लियरली ये बात मेंशन करनी पड़ेगी। फिर डी से, नॉर्मली ये सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, डायरेक्टर्स वाला आप लोग जानते हो, बट एक सेक्शन है सेक्शन 164 जिसके सब सेक्शन 2 में यह बताया गया है कि कंपनी में आप डायरेक्टर कब नहीं बन सकते हो। जैसे आपने ऑडिटर के डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़े हैं, वैसे ही डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 में दिए गए हैं। तो ऑडिटर को यह बात अपनी रिपोर्ट में लिखनी होती है कि कंपनी का कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो गया है, तो आपको लिखना होता है वेदर एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालीफाइड from being appointed as director under section 164 subsection 2. However, section 164 subsection 2 is not in syllabus, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि यह बात ऑडिट रिपोर्ट में लिखनी होती है, यह बात ऑडिट रिपोर्ट में लिखनी होती है। आज चैट सही नहीं चल रही है, बच्चे कम है। चलिए, फिर आई से आपको बताना होता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। कंपनी ने जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स लगाए हुए हैं वो एडुकेट हैं या नहीं है, यह बताना है। और अगर वो एडुकेट हैं तो क्या वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह बताना होता है। सो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी बतानी होती है कि वो सच में सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद टी से, क्या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर कंपनी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यह बात तो ऑडिटर को बतानी पड़ेगी ना, बिकॉज सेक्शन 128 में क्लियरली मेंशन है, 129 में क्लियरली मेंशन है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शेड्यूल 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है। चलिए, उसके बाद ओ से ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है, जरा रीड करना। क्या ये पॉइंट हमने कहीं पढ़ा हुआ है? क्या ये पॉइंट जो मैंने अभी कलर किया, ये पॉइंट मुझे याद आ रहा है यार, कहीं तो पढ़ा है, पता नहीं कहां पढ़ा है। ऑडिट रिपोर्ट में ये पॉइंट आता है, बट ये कहां पढ़ा था मैंने, पढ़ के बताओ जरा। इस पॉइंट को बेटा आप याद करो, ये वाला वो पॉइंट है जिसे रीड किया जाएगा जनरल मीटिंग में। बाकी ऊपर के पॉइंट्स को, बाकी नीचे के पॉइंट्स को रीड नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऊपर के पॉइंट्स को, नीचे के पॉइंट्स को रीड नहीं किया जाएगा, सिर्फ इस पॉइंट को रीड करा जाएगा। और यह बात हमने सेक्शन 140 पढ़ी थी ना भाई, 146 में, 145 में पढ़ी है कि नहीं? हाँ, बच्चा कह रहा है 145 में पढ़ी है। ये बात हमने पढ़ी थी और ये बात वहां पे क्लियरली लिखा था कि इस पॉइंट को, ऑडिट रिपोर्ट में बड़ी सारी बातें लिखी होंगी, सब मत पढ़ देना। चलिए, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आर से। आर से क्या है? अगर कंपनी को कोई रिजर्व या कोई प्रोविजन बनाना होता है, अगर कंपनी को कोई रिजर्व या प्रोविजन बनाना था, क्यों? क्योंकि लॉ ने उसे बनाने को बोला था, या अगर किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने उसे बनाने को बोला था, तो वो उसने बनाया है
या नहीं बनाया, यह बात भी उन्हें बतानी पड़ेगी कि रिजर्व या प्रोविजन जो कि लॉ ने बनाने बोला था, क्या वो कंपनी ने बनाया है या नहीं। नॉर्मली रिजर्व्स बनाते हैं हम लोग पेमेंट्स के लिए और प्रोविजन बनाते हैं फ्यूचर लॉसेस के लिए, फ्यूचर लॉसेस के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज आर। आर से क्या है, यह पॉइंट आपको बाद में ज्यादा समझ आएगा जब हम ब्रांच ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे। लॉ कहता है कि कंपनी का जो ब्रांच ऑडिट है, कंपनी का ब्रांच ऑडिट जो है वो चाहो तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर से करा लो, कंपनी के ब्रांच के अकाउंट्स का ऑडिट चाहो तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर से करा लो, या चाहो तो किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करके भी करवा सकते हो, किसी और ऑडिटर को भी अपॉइंट करवा सकते हो। तो अगर ब्रांच का ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने नहीं बल्कि ब्रांच के अलग अपॉइंटेड ऑडिटर ने किया है, तो उस केस में वो जो अपनी रिपोर्ट है, जो उसने रिपोर्ट बनाई होगी, वो रिपोर्ट किसको भेजेगा, ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाकर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भेजता है, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर उस रिपोर्ट को क्या करता है, अपने ऑडिट में यूज करता है, अपने ऑडिट में यूज करता है। ये बात हम आगे ब्रांच अकाउंट का भी टॉपिक आएगा, वहां पर ये दोबारा बात हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। ओके सर, यहां पर तो सिर्फ रिपोर्ट में लिखने की बात है कि अगर ब्रांच के अकाउंट्स का ऑडिट कंपनी ऑडिटर ने नहीं बल्कि अदर देन कंपनी ऑडिटर ने किया है और उसने रिपोर्ट उसे भेजी है या नहीं, यह बात लिखेगा कि कंपनी के ब्रांच ऑडिटर ने कंपनी ऑडिटर को रिपोर्ट भेजी है या नहीं भेजी है, और अगर भेजी है तो उसने कंपनी ऑडिटर ने उस रिपोर्ट को अपने ऑडिट में कैसे इस्तेमाल किया, यह भी बताना पड़ेगा। एंड द मैनर इन विच ही हैज डेल्ट विद इन प्रिपेयरिंग हिज रिपोर्ट, और उसने उस रिपोर्ट का इस्तेमाल अपने ऑडिट में कैसे किया, यह बात भी मेंशन करनी पड़ेगी। ई से अगर रूल्स में कोई भी एक्स्ट्रा मैटर लिखा है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, अगर रूल्स में कोई भी एक्स्ट्रा मैटर लिखा है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। फिर पी से क्या कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हैं या नहीं रखे हैं, तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट जो लॉ ने बनाने बोला था, क्या कंपनी ने रखे हैं या नहीं रखे हैं, यह चेक करोगे। और कंपनी ने प्रॉपर रिटर्न कौन से रिटर्न की बात हो रही है बेटा, यहां पर एनुअल रिटर्न की बात हो रही है कि क्या एनुअल रिटर्न वगैरह जो है वो हुआ है कि नहीं, और प्लस ब्रांच से अगर कोई डाटा आना था वो डाटा आ गया या नहीं आया है, यह बात भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके सर, उसके बाद मुझे बताओ क्या ऑडिटर से सारी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ऑडिटर जो है क्या इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांग सकता है या नहीं मांग सकता, जल्दी बताओ। क्या ऑडिटर कंपनी के ऑफिसर से इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन मांग सकता है या नहीं मांग सकता, मांग सकता है। हमने अभी तो पढ़ा था बेटा, पावर्स ऑफ ऑडिटर में पढ़ा था ना, पावर्स ऑफ ऑडिटर में पढ़ा था कि कंपनी के ऑफिसर से उसके पास ये राइट है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो उसको जरूरी लगती है, ऑडिट करने के लिए जरूरी है, वो उसे मांग सकता है। यहां पर उसे यही लिखना है ऑडिट रिपोर्ट में कि उसने जो भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांगी थी वो उसे मिल चुकी है, और अगर उसे नहीं मिली थी तो उससे वो क्या इंपैक्ट आया, ये बात उसे बतानी पड़ेगी। तो देखिए, वेदर ही हैज ऑब्टेन्ड, देखो वेदर तो आप लगा लोगे, ही हैज ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, जो कि उसे लगता था कि ऑडिट करने के लिए जरूरी है। क्या उसने कंपनी से सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ले ली है, अगर ले ली है तो ठीक है, बट अगर उसे नहीं मिली तो उसको बताना पड़ेगा कि उसे कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऐसी है जो उसने कंपनी से मांगी थी बट कंपनी ने उसे नहीं दी, ये बात भी वो ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा। और इतना ही नहीं, वो ये भी लिखेगा, जो भाई अगर आपको कोई डिटेल नहीं मिली तो आप उस पोर्शन को सही से चेक नहीं कर पाए होंगे ना। मान लो आपने किसी एसेट से, आप एक लैंड के वेरिफिकेशन कर रहे थे कि ये लैंड कंपनी के नाम पर है या नहीं है, आपने कंपनी को बोला कि भाई इस लैंड की मुझे क्या चाहिए, रजिस्ट्री चाहिए, इस लैंड के मुझे ओनरशिप डॉक्यूमेंट दिखाओ।
आपने कंपनी को एक बार मेल भेजा, आपने कंपनी को 2 बार मेल भेजा, आपने कंपनी को 3 बार रिमाइंडर भेजा, बट कंपनी ने आपको रिप्लाई उस पर नहीं दिया, कह रही है दे रहे हैं, ऐसा कर रही है। अब अगर आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो क्या आप ये चेक कर पाए कि उस लैंड को कंपनी ओन करती है या नहीं? द आंसर इज नो। तो आपको यह बात भी लिखनी पड़ेगी, अफेक्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ओके सर। आर से आता है, आर से, क्या कंपनी के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? क्योंकि आप जानते हो बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या बनाए जाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो कैश दिख रहा है 1 लाख रुपए का, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश दिख रहा है 5 लाख रुपए का। क्या यह गड़बड़ वाली बात नहीं है? बिल्कुल गड़बड़ वाली बात है। तो ऑडिटर को यह भी चेक करके लिखना होता है कि क्या कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, क्या कंपनी की बैलेंस शीट और क्या कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैच कर रहे हैं? क्या एग्रीमेंट में है? क्या आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द एनुअल रिटर्न फाइल्ड बाय द कंपनी? ये मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बात भी आपको बतानी पड़ेगी। अगर वो कर रहे होंगे तो आप लिख दोगे यस दे आर इन एग्रीमेंट, और अगर नहीं होंगे तो आप लिख दोगे दे आर नॉट इन एग्रीमेंट। ठीक है, ओके सर। हमने एक और पॉइंट पढ़ा था बुक्स ऑफ अकाउंट चैप्टर में कि अगर कोई कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है, ठीक है, अगर कोई कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है तो उसमें 3 बातें होनी चाहिए। याद है क्या आपको? एक, उसमें ऑडिट फीचर होना चाहिए, उसमें ऑडिट फीचर डिसेबल नहीं होना चाहिए, एडिट लॉग वाला पॉइंट होना चाहिए, यस और नो ऑडिट ट्रेल का फीचर होना चाहिए। यह बात ऑडिटर चेक करेगा कि उनके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सच में ऑडिट ट्रेल वाला फीचर है या नहीं है। लिखेगा कि हां इस कंपनी के अकाउंट में ऑडिट ट्रेल वाला फीचर है, फिर वो लिखेगा कि पूरे साल इसे डिसेबल नहीं करा गया, फिर वो लिखेगा कि भैया ये जो फीचर है ये एक्चुअली में वर्क करता है। तो ये बात भी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करनी पड़ेगी कि ट्रेल फीचर, दैट इज ऑडिट ट्रेल फीचर, अगर कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है ना, वो उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वो फीचर है और सेम हैज बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर, सेम हैज बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर। वो पूरे साल ऑडिट ट्रेल का फीचर चल रहा था, सारी ट्रांजैक्शन जितनी भी सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हुई हैं सबकी ऑडिट ट्रेल कंपनी ने मेंटेन करी है उस सॉफ्टवेयर में। एंड ऑडिट ट्रेल का जो फीचर है ना वो बंद नहीं करा गया, उसको टेम्पर मतलब उसे चेंज, उसमें छेड़खानी नहीं करी गई है। और कंपनी ने सारी ऑडिट ट्रेल 8 सालों के लिए, 8 साल कहां लिखा है सर? बेटा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है ना कि आप कितने सालों तक रिकॉर्ड संभाल के रखोगे? 8 सालों तक रखोगे। तो कंपनी ने इन चीजों को 8 सालों तक संभाल कर रखा है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स बेटा आपको सारे ऑडिटर की रिपोर्ट में लिखने होते हैं। सारे आपको क्या लिखने होते हैं? ऑडिटर की रिपोर्ट में ये लिखने होते हैं, मेंशन होते हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। एक बच्चा कह रहा था सर दिखा दो, रुको 1 सेकंड दिखा देते हैं, आइए चलिए। तो मैं एक ऑडिट रिपोर्ट फटाफट से दिखा दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, है ना। रिलायंस के ऑडिटर कितना फीस ले रहा था? याद नहीं आ रहा मुझे। रिलायंस का ऑडिटर कितना फीस ले रहा था? 30 करोड़, 34 करोड़, और बदले में क्या दे रहा है? ओपिनियन, कि मेरे ओपिनियन में ये जो आपने मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए हैं एकदम बेहतरीन लग रहे हैं। चलिए ठीक है, ये देखिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट्स है, ये मेंबर के लिए बनाई गई है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर सबसे मेन जो पॉइंट आएगा आपका, ये देखिए, ये देखिए यहां पे देखिए हमने सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ले ली है। ये वाला पॉइंट मैंने अभी आपको पढ़ाया था,
देखते चलना फटाफट। कहां पे पढ़ाया था, पॉइंट नंबर कौन सा था कि सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ले ली है, सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ले ली है। ये रहा ओ वाला पॉइंट, ठीक है, ये आपका ओ वाला पॉइंट आ गया कि हमने सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ले ली है। उसके बाद कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हैं, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रखे हैं। ये कौन सा पॉइंट है, ये रहा पी वाला पॉइंट आ गया, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रखे हैं, ठीक है, ओके सर। उसके बाद बैलेंस शीट पी एंड एल ये जो बनाए हैं आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, आर इन एग्रीमेंट्स विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना, आर इन एग्रीमेंट्स विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये वाला कौन सा पॉइंट है भैया, ये रहा आर वाला पॉइंट, आर वाला पॉइंट, यहां पर आर वाला पॉइंट मेंशन है कि बैलेंस शीट ये सब क्या है, एग्रीमेंट है, टैली कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट से, ठीक है। उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या ये बात भी हमें लिखनी पड़ती है, यस और नो, क्या ये बात भी हमें लिखनी पड़ती है, यस सर, ये भी हमें लिखनी पड़ती है। कहां गया, टी वाला पॉइंट, तो ये आपका हो गया टी वाला पॉइंट, ठीक है, ओके सर। ये रहा डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड वाला, देखो नन ऑफ द डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड एज पर सेक्शन 164 सब सेक्शन 2, ठीक है, एज पर दी जो डायरेक्टर्स हैं वो डिस्क्वालिफाइड है। तो यही बात बेटा कहां लिखी हुई है, डायरेक्टर वाला आपका डी वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाला पॉइंट हो गया कि वो काम कर रहे हैं, एडुकेट भी हैं और ऑपरेट भी कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट भी हो गया, ठीक है। उसके बाद चलिए, ये तो अदर मैटर्स हो गए लिटिगेशन वाले। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो सारे पॉइंट्स यहां पर मेंशन है, आपको ऑडिट रिपोर्ट में देखने को मिल जाएंगे। चलिए चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज सेक्शन 143 सब सेक्शन 4। ये क्या कहता है कि अगर ऊपर वाले आंसर में, क्योंकि वहां पर पूछा था वेदर का आंसर हां भी हो सकता था ना भी हो सकता था, मतलब आपने क्वेश्चन का आंसर दिया क्या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, या तो ऑडिटर लिखेगा हां या तो ऑडिटर लिखेगा ना। अगर आपने उसका आंसर नेगेटिव में दिया, आपने कहा कि नहीं करते, तो आपको उसका रीजन भी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा कि आप इसका आंसर नो क्यों कर रहे हो। तो यही बात है, वेयर एनी ऑफ द मैटर इज आंसर्ड इन द नेगेटिव, अगर आपने कोई भी आंसर नेगेटिव फॉर्म में दिया, आपने मना कर दिया कि हां भैया ये टैली नहीं करते हैं, या कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रही है, या आपने उसमें कोई कंडीशन लगा दी, कोई क्वालिफिकेशन लगा दी, तो ऑडिटर रिपोर्ट में आपको क्या मेंशन करना मैंडेटरी है, रीजन कि आपने इसका आंसर नो क्यों लिखा है। मनीष बेटा मैं आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया हूं बेटा, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। यही वाला पॉइंट लिख देंगे एग्जाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यही वाला पॉइंट क्या होता है बेटा, यही वाला मतलब क्या, कौन सा यही वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, राइट वाला, लेफ्ट वाला, कौन से वाला, यही वाला क्या है। ठीक है चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं। ये जो आपने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाला पॉइंट पढ़ा है, कहां गया इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाला पॉइंट, यहीं पे दिखा देता हूं। हाँ ये जो आपने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाला पॉइंट पढ़ा है, लॉ बोल रहा है, लॉ कह रहा है कि वेदर द कंपनी हैज एडुकेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ये अप्लाई नहीं होगा। किसको अप्लाई नहीं होगा बेटा,
ना तो 1% कंपनी को ये वाली बात लिखनी पड़ेगी, मतलब 1% कंपनी के ऑडिटर को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल कंपनी को भी, स्मॉल कंपनी के ऑडिटर को भी बाकी सारी बातें तो लिखनी पड़ेंगी, लेकिन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाली बात लिखने की जरूरत नहीं है। या अगर तुम ऐसी प्राइवेट कंपनी हो जिसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से लेस है, लेस देन 50 करोड़ रुपीज है एज पर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड टर्नओवर 50 करोड़ से कम और टोटल बोरोइंग बैंक से कितनी है 25 करोड़ से कम है, तो उस केस में हम ऑडिटर रिपोर्ट में बाकी सारी लिखेंगे बातें, लेकिन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाले पॉइंट को नहीं भी लिखा तो चल जाएगा। ठीक है, ओके सर, चलिए। अच्छा, अब मेरा एक आप लोगों से क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा लवली क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है भैया, क्वेश्चन ये कहता है, मान लो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना एक रिपोर्ट बनाते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, ऐसे करके एक रिपोर्ट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के बिजनेस में क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, वो सारा डिस्कशन और एनालिसिस उस रिपोर्ट में लिखा होता है। मुझे बताओ, अगर कंपनी के ऑडिटर को ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली, क्या उसे ऑडिट रोक देना चाहिए या वो इसके बिना भी ऑडिट को आगे कर सकता है? क्योंकि इस रिपोर्ट का ऑडिट में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इस रिपोर्ट का ऑडिट में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। और यही क्वेश्चन आपको मिलेगा इलुस्ट्रेशन 11 में कि ये कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है जो बड़े अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी प्लान कर रही है एक नए मैन्युफैक्चरिंग की, करंटली ट्रेडेड। ऑडिट करते समय ऑडिटर ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, ऑडिटर ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, पूरा ऑडिट कंप्लीट कर लिया, लेकिन ऑडिटर एक प्रोसीजर पर आके रुक गया, क्योंकि और इस वजह से उसका ऑडिट खत्म नहीं हुआ। ऑडिटर वेट कर रहा है, किसका वेट कर रहा है? डायरेक्टर की रिपोर्ट मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस का रिव्यू के लिए। लेकिन मैनेजमेंट अभी तक ये इंफॉर्मेशन बनाई नहीं है, अभी बना रही है, उसे टाइम लगेगा, और वो चाहते हैं कि ऑडिटर जो है वो इस काम को कंप्लीट कर दे इस इंफॉर्मेशन के बिना। प्लीज एडवाइस करो क्या होगा, प्लीज एडवाइस करो क्या होगा। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, इन दी गिवन केस द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, द ऑडिट डज नॉट लुक वैलिड, है ना। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड, ऑडिटर को हमने किस लिए अपॉइंट किया था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के लिए किया था और उस पर ओपिनियन देने के लिए किया था, और ऑडिटर को इन इंफॉर्मेशन का ऑडिट करने के लिए नहीं बोला हमने। ऑडिटर को ना तो डायरेक्टर रिपोर्ट चेक करने बोला है और ना ही ऑडिटर को मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। हमने उसे अपॉइंट किया था सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए, जो वो कर चुका है। तो इस केस में ऑडिटर को क्या करना चाहिए? अपना काम कंक्लूड कर देना चाहिए बिना डिले करे हुए, बिना डिले करे हुए। ठीक है, यस और नो, इसको स्टार मार्क कर लेंगे इस वाले एग्जांपल को। पता नहीं मेरा दिल कह रहा है कि इस बार आपको एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन दिखेगा। वाह सर, आपका दिल कह रहा है इसलिए आपने मार्क करा दिया, बस अब कर लो यार, तुम ज्यादा लड़ाई मत करो यार मुझसे इस बात में, ठीक है। ओके सर, ऑडिट करते हुए ऑडिटर को कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए आप बताइए? ऑडिट करते हुए ऑडिटर को कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए? उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए? सर कैसा वाहियात सवाल है बेटा, यही बात यहां पे लिखी है, हर ऑडिटर को फॉलो करना पड़ेगा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। हर ऑडिटर को फॉलो करना पड़ेगा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को, यानी अगर आप कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो और आप ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो करेंगे। सर ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है बेटा? ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ICAI बनाता है।
सर अच्छा, फिर सर आईसीआई बना के नफरा को बताएगा, नफरा सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देगी और आप फॉलो करोगे। यस और नो? यस और नो? यस सर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, या एडेंडम का मतलब होता है उस स्टैंडर्ड के ऊपर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, एडेंडम देना, जो रिकमेंड करता है आईसीआई इन कंसल्टेशन विद आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द एनएफआरए। ठीक है, ओके। चलिए इस, और नेक्स्ट पॉइंट है, जब वैसे ये पॉइंट अब इतना रेलेवेंट नहीं रहा क्योंकि एनएफआरए बन चुका है। ये पॉइंट तब रेलेवेंट था नीचे वाला जब एनएफआरए नहीं बना था, कि एनएफआरए जब तक नहीं आता तब तक आईसीआई जो स्टैंडर्ड्स बता रहा है उन्हें डायरेक्टली फॉलो कर लो। आईसीआई जो डायरेक्टली स्टैंडर्ड्स बना रहा है उनको डायरेक्टली फॉलो कर लो। हाँ, यही दिक्कत है बेटा। दिक्कत यह है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंट्स बनाने में फॉलो होते हैं। अकाउंट्स कंपनी बना रही है तो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, ऑडिटर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता। वो बस चेक करता है कि कंपनी ने जो अकाउंट्स बनाए हैं उसमें ऑडिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है या नहीं किया है, ये उसको चेक करना होता है, उसको फॉलो नहीं करने होते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिट करते हुए। चलिए ठीक है, उसके बाद ये वाला पॉइंट बेटा मैंने आपको बता दिया है, ये वाला पॉइंट आपका कहां पर कवर होगा, इन ऑडिट सब्जेक्ट। ये वाला पॉइंट आपको डिटेल है, अराउंड 2-3 लेक्चर लेंगे आपके अंकित सर इस पर। इन ऑडिट सब्जेक्ट ये कंप्लीट होगा, यानी एडिशनल मैटर्स ऑडिट रिपोर्ट के अलावा, कुछ अभी जो मैंने इतने सारे पॉइंट्स बताए ना, इसके अलावा भी बड़े सारे मैटर्स हैं, इसके अलावा भी बड़े सारे मैटर्स हैं, वो आपको लॉ में नहीं पढ़ने हैं, वो आपको ऑडिट सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। यानी जो मैंने मेमोरी टेक्निक बनाई ना, उससे ऑडिट रिपोर्ट खत्म नहीं हुआ, कह रहे और भी पॉइंट्स है, कह रहा कहां पढ़ना, ऑडिट में जाके पढ़ लेना। ठीक है, चलिए अभी तक तो ऐसे ही चल रहा था मामला ये वाले सेक्शन का। अब एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन आ गया, अब एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन आ गया, दैट इज फ्रॉड का प्रोविजन मेरे बच्चा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है फ्रॉड का। तो हमने पावर ऑफ ऑडिटर पढ़ लिया, हमने ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर पढ़ लिया, हमने कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर, आज के टॉपिक पर चले गए, फ्रॉड। ऐसा करता हूं, आपको मुन्नी ब्रेक दे देता हूं 3 मिनट का, है ना, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरी 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 होगी, अभी तक जितना भी पढ़ा ना वो बहुत ज्यादा थ्योरी थी कि यार ये बात भी लिख देना, वो बात भी लिख देना। अब थोड़ा सा कुछ चीज आई है फ्रॉड के बारे में, उसके बारे में पढ़ा जाएगा कि फ्रॉड के केस में क्या करना होता है। अगर ऑडिटर ऑडिट करते हुए फ्रॉड पकड़ लेता है कंपनी में, वैसे उसका काम नहीं है फ्रॉड पकड़ना, उसका काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना कि वो ठीक है या नहीं है। लेकिन अगर उसने बीच में फ्रॉड, भाई फ्रॉड तो पकड़ा, जब चेकिंग करते हो तो फ्रॉड पकड़ में आ सकता है, तो अगर फ्रॉड आपने पकड़ा है तो आप उस केस में क्या करोगे। अच्छा, कितने बच्चे यहां पर है जो सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हैं? कितने बच्चे यहां पर हैं जो सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हैं?
शिल्पा बेटा वो वो हैंड रिटन नोट में है, लेकिन उसमें मेमोरी टेक्निक नहीं है शिल्पा, ठीक है। मेमोरी टेक्निक कल बनाई है मैंने, तो फिर वो हैंड रिटन नोट्स में कैसे होगी? अगर जो चीज बनी ही कल है तो वो पॉइंट्स उसमें सारे कवर है, लेकिन वो मेमोरी टेक्निक फॉर्मेट में नहीं है नोट्स में, क्योंकि वो कल ही बनाई गई है। बहुत सारे बच्चे तो पोल वाला ग्रुप दे रहे हैं शायद। हाँ संतोष कह रहा है AIR लानी है। चलिए आर्यन भी बहुत दे रहे हैं, वेरी गुड, ग्रेट। आप अभी तक बहुत ग्रुप कह रहे हो, नहीं तो ऐसा होता है कि मोस्टली जब मैं लास्ट डे पूछता हूं तो बहुत सारे बच्चे कट लेते हैं। खैर वो मुझे लगता है पहले ही कट गए आज की क्लास में जो बच्चे सिंगल ग्रुप पे हैं, बट जो भी मुझे लगता है सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके मजे बहुत है जीवन में, क्योंकि उनको ब्रेक थोड़ा ज्यादा मिलता है ना। आपका टेक्स्ट का खत्म होता है क्लास, उसके बाद जब लॉ का होता है तो बीच में आपको ब्रेक मिल जाता है होमवर्क वगैरह करने के लिए, है ना। और फिर लॉ के बाद भी तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, एज कंपेयर टू बोथ ग्रुप्स आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है अपने ग्रुप वन को पक्के से निकालने का। प्लस आपका जब ये ग्रुप वन की अभी क्लासेस खत्म हो जाएंगी जल्दी, तो उसके बाद भी आपके पास बहुत टाइम रहेगा सेल्फ स्टडी करने के लिए, कि आप उसमें पता नहीं कितनी बार पढ़ लोगे सिलेबस को। चलिए ओ माय गॉड चेतन मारू, ये क्या हो गया? वंश यार तुम ये मान लो कि तुम्हारा जो सिलेबस है मार्च, 2 महीने मिलेंगे, ये मान के चलो। 2 महीने, मुझे लगता है 2 महीने मिलेंगे। अगर 1 दिसंबर से भी ग्रुप 2 स्टार्ट होता है तो दिसंबर, आप ये मान लो दिसंबर जनवरी मिड फेब में जाकर खत्म होना चाहिए बैच। चलिए संतोष हो तो जाना चाहिए यार, है ना, मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए। बाकी कुछ बच्चे हैं जो रोएंगे चलो ठीक है। हाँ बिल्कुल विभूति यार, मेंटोरशिप सेशंस लेते रहेंगे और भी बहुत सारी चीजें करेंगे, डोंट वरी। हम फर्स्ट ग्रुप खत्म होने के बाद मैं भाग नहीं जाऊंगा, मैं आते रहूंगा बैच में, बिकॉज बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों से बात करते रहना, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं गायब ही हो जाऊंगा सीधा, फिर नहीं मिलूंगा नहीं। ऑफ कोर्स मैं आपके साथ बातचीत करता रहूंगा। ओ माय गॉड गोलू क्रिश, ऐसे ऐसे एकदम खुलेआम नहीं बोलते देखो। ना ना ना, नहीं नहीं क्रिश नहीं, दिस इज रॉन्ग यार, दिस इज रॉन्ग। ऐसे कहोगे यार क्रिश तुम अब यार, हैं? ऐसे कहोगे? BCR का नाम दे दोगे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, दैट इज फ्रॉड, दैट इज फ्रॉड। आइए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, देखो मैंने पहले ही मार्क कर दिया इस सेक्शन को इंपॉर्टेंट, है ना। आगे के एक्चुअली अब जितने भी पॉइंट्स पढ़ाने वाला हूं सब इंपॉर्टेंट ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, अब हुआ क्या, यहां पर ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है सेक्शन। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट में।
आपने ऑडिटर ने जो फ्रॉड पकड़ा है वो कितने का है, इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑफ 1 करोड़ या ज्यादा। आपने जो फ्रॉड पकड़ा है वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है, और एक पार्ट हम पढ़ेंगे अगर आपने 1 करोड़ से कम का फ्रॉड पकड़ा है। ठीक है, दोनों के टोटल प्रोसीजर्स क्या हैं, अलग हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एग्जाम में कि कौन से फ्रॉड की बात हुई है, कौन से फ्रॉड की बात हुई है। ठीक है, सुनो, यहां पर लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन। इसका मतलब है सेक्शन 143 को पूरा ओवरराइड कर जाएगा ये सेक्शन। अगर दोनों सेक्शन में कोई कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो हम किसे फॉलो करेंगे, इस सेक्शन को फॉलो करेंगे, इस सब सेक्शन को फॉलो करेंगे। क्या बोला, अगर कंपनी के ऑडिटर तुमने ऑडिट करते हुए, क्या बोला, अगर कंपनी के ऑडिटर ने कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, जब आप अपना ऑडिट का ड्यूटी निभा रहे थे, ऑडिट करते हुए अगर तुम्हारे पास रीजन टू बिलीव है, तुम्हारे पास कोई रीजन आ गया, तुम्हारे पास कोई एविडेंस आ गया कि भैया कोई ऑफेंस हुआ है जिसमें क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है, और जिसका अमाउंट इंडिविजुअली कितना है, 1 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो अगर ऑडिटर ऑडिट करते हुए तुमने किसी फ्रॉड को पकड़ा जिसका इंडिविजुअल अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उस केस में, और वो फ्रॉड कौन सा होना चाहिए, वो फ्रॉड किसने करा होना चाहिए, या तो कंपनी के ऑफिसर ने या कंपनी के एम्प्लॉइज ने। वो फ्रॉड किसने करा होना चाहिए, कंपनी ने नहीं, कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी के एम्प्लॉय करा होना चाहिए। किसके साथ, कंपनी के साथ करा होना चाहिए। यानी डायरेक्टर और एम्प्लॉय अंदर ही अंदर क्या कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे। तो ऐसे फ्रॉड में तुम्हारी ड्यूटी क्या है ऑडिटर, तुम्हारी ड्यूटी यह है कि तुम इमीडिएटली इस मैटर को किसको भेजोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजोगे। किसको भेजोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजोगे। कितने टाइम में, कह रहा है हमने रूल्स में प्रिस्क्राइब करा है, यानी अब हमें रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या पड़ा, कंपनी का ऑडिटर ऑडिट कर रहा था, ऑडिट करते हुए फ्रॉड पकड़ लिया। कौन सा फ्रॉड, जो कंपनी के किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय ने किया है, किसके अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट किया है। अमाउंट कितना था, 1 करोड़ या उससे ज्यादा था। तो इमीडिएटली क्या करना है, सेंट्रल, वॉइस कट होती है सर बीच बीच में, अरे यार ये बड़ी दिक्कत है यार वॉइस की। ठीक है, इंडिविजुअली मतलब अगर आपने 2 फ्रॉड पकड़े तो हर फ्रॉड की थ्रेशोल्ड देखोगे। ठीक है, इंडिविजुअली मतलब हो सकता है ना हमने 2 फ्रॉड पकड़ लियो, हम सिंगल फ्रॉड के अमाउंट की बात कर रहे हैं कि उस फ्रॉड के अमाउंट की वैल्यू कितनी होगी। वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है, ओ ना 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 ना। अभी सही है ना, ठीक है। चलिए यार, किस्मत बड़ी खराब है मेरी, कई बार होता है यार, किस्मत खराब होती है ऐसा कहीं। चलो तुम तो लाइव में हो यार, लाइव में बोल दिया। ऐसे ऐसे बैचेस गए हैं मेरे, जो संपूर्ण फास्ट ट्रैक वाले होंगे उन्हें पता होगा। ऐसे जो जिन्होंने पिछली बार संपूर्ण फास्ट ट्रैक रिकॉर्डेड लिया था, वहां पे लेक्चर्स में आवाज कहां गई, मैं 2-2 घंटे के लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, आवाज ही चली गई भाई साहब। फिर दोबारा लेक्चर्स रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं पूरे, बड़ी हालत खराब हो गई थी। चलिए, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर किसी ऑडिटर ने जो है फ्रॉड पकड़ा, अगर किसी ऑडिटर ने फ्रॉड पकड़ा है, अगर किसी ऑडिटर ने फ्रॉड पकड़ा है ऑडिट करते हुए, जिसकी वैल्यू 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है, इंडिविजुअल फ्रॉड की वैल्यू 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उस केस में भैया उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है, उसका प्रोसीजर समझ लेना। ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या है, द ऑडिटर शॉल रिपोर्ट द मैटर टू द बोर्ड। सबसे पहले जैसे ही ऑडिटर फ्रॉड पकड़ेगा 1 करोड़ या उससे ऊपर का, सबसे पहले वो दौड़कर यह बात किसको बताएगा, या तो कंपनी की ऑडिट कमेटी को बताएगा, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं होगी तो किसको बताएगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएगा कि देखो मैंने तुम्हारी कंपनी में क्या पकड़ा है, फ्रॉड पकड़ा है। कितने दिन में बताएगा,
नॉट लेटर देन 2 दिन, यानी जिस दिन पकड़ा गया उसके 2 दिन के अंदर तुम्हें कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी की ऑडिट कमेटी को यह बात बतानी है। सर ये बात उन्हें क्यों बतानी है? क्योंकि तुम्हें उनसे रिप्लाई मांगना है कि तुम बताओ कंपनी में ऑडिट ये फ्रॉड चल रहा है, क्या कर रहे हो? तो तुम्हें उनसे क्या मांगना है? रिप्लाई मांगना है। कितने दिन के अंदर? 45 दिन के अंदर उसमें लिखा होगा कि मुझे फटाफट से इस फ्रॉड के बारे में रिप्लाई करो। अब 2 चीजें होंगी, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हें 45 दिन में रिप्लाई देंगे या वो रिप्लाई नहीं देंगे। यस और नो? है ना? यस और नो? तो यहां पर मेरे बच्चा ऑन रिसीट ऑफ सच रिप्लाई, अगर वापस उन्होंने रिप्लाई करा तो ऑडिटर क्या करेगा? एक रिपोर्ट बनाएगा। एक क्या बनाएगा? रिपोर्ट बनाएगा। कौन से फॉर्मेट में? ADT4 में। कौन से फॉर्मेट में रिपोर्ट बनाएगा बेटा? ADT4 में क्या बनाएगा? रिपोर्ट बनाएगा। उसके साथ अटैच कर देगा। क्या अटैच कर देगा बच्चों? बोर्ड का रिप्लाई अटैच कर देगा कि बोर्ड या ऑडिट कमेटी ने क्या रिप्लाई करा, और उसके साथ अपने कमेंट्स ऐड कर देगा कि उस रिप्लाई पे ऑडिटर के क्या कमेंट्स हैं, और ये भेज देगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगा। कितने दिनों में भेज देगा? विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन। जिस दिन रिप्लाई आया था उसके 15 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है। सर अगर रिप्लाई नहीं आया, ठीक है सर, अगर रिप्लाई नहीं आया तो क्या करेंगे बेटा? इनकेस अगर ऑडिटर को कोई भी रिप्लाई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी ने नहीं करा, नॉर्मली ये कब होगा? जब वो खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व होंगे, हो सकता है तब वो रिप्लाई ना करें, है ना? तो उस केस में क्या होगा? अगर 45 दिन में रिप्लाई नहीं आता तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना? ADT4 भेज देना। ADT4 भेज देना, ठीक है? ADT4 भेज देना और उसमें लिख देना, क्या लिख देना? कि हमने इन्हें बताया था लेकिन इनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। इनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। अब यहां पर बताया नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने दिन में भेजना है, तो हम ये मानेंगे कि 45 दिन खत्म होने के 15 दिन के अंदर ही, ये एजम्पशन है, यहां पर कहीं नहीं लिखा कि अगर रिप्लाई नहीं आता तो 45 दिन खत्म होने के बाद कितने दिन में भेजना है। हम ये मानेंगे 15 दिन में ही तुम क्या करना? भेज देना। ओके सर, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है मतलब क्या भेजना है? प्रेसिडेंट को भेजना है, प्राइम मिनिस्टर को भेजना है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कौन? फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अगर कहीं पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज होगा यानी हम क्या मानेंगे? MCA वालों की बात कर रहे हैं। और यहां पर क्लियरली मेंशन भी कर दिया कि यहां पर ये रिपोर्ट हम बोल तो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने के लिए, बट तुम्हें किसको भेजनी है? MCA के सेक्रेटरी को भेजनी है। MCA के सेक्रेटरी को भेजनी है, ठीक है? नहीं अरना बेटा, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो बस उन्होंने लिख दिया बेटा। उन्होंने कहा थोड़ा सा लॉ का सिलेबस बढ़ा देंगे CA के बच्चों का तो अच्छा लगेगा, है ना? बाकी रियल लाइफ में क्या आ रही है सब कौन फॉलो है? ठीक है, ओके सर। उसके बाद इसको कैसे भेजना है बेटा? सील्ड कवर में भेजना है। उसको कैसे भेजना है? सील्ड कवर में भेजना है। सील होना चाहिए। कौन सी पोस्ट से भेजोगे? रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। देखो रजिस्टर्ड पोस्ट ना 2 टाइप की होती है, एक होती है नॉर्मल रजिस्टर्ड पोस्ट और एक होती है रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। नॉर्मल रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है? जो चिट्ठी वाला होता है ना, वो छोड़कर नीचे गेट के नीचे से डालकर वापस आ जाता है। लेकिन अगर आप एक्नॉलेजमेंट ड्यू वाली भेजते हो ना, तो उस केस में क्या होता है? वो चिट्ठी देकर पहले साइन कराता है कि हां तुम्हें ये लेटर मिल गया, उसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट ड्यू। अगर लॉ क्लियरली मेंशन कर देता है कि हमें रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेजनी है, तो उस केस में फिर आपको नॉर्मल रजिस्टर्ड पोस्ट अलाउड नहीं होगा, ठीक है? ओके सर। और स्पीड पोस्ट इतना ही नहीं, उसके बाद ना तुम ईमेल इन कंफर्मेशन ऑफ द सेम, ईमेल इन कंफर्मेशन ऑफ द सेम, तुम ये बात ईमेल पे भी उन्हें भेजोगे कि मैंने तुम्हें ये लेटर भेजा है, ये मैंने, भाई कंफर्मेशन दोगे ना वहां पे कि मैंने तुम्हें ये लेटर भेज दिया, देख लेना फ्रॉड वाला,
विभूति बेटा, तुम्हारे घर पे अगर कोई सामान लेके आता है तो तुम उसको एक्नॉलेजमेंट कैसे देते हो? कभी कोई आया, ड्राइविंग लाइसेंस आया क्या? घर पे ड्राइविंग लाइसेंस आता है तब वो साइन लेकर जाते हैं नॉर्मली। अमेजोन वाले भी आजकल ले जाते हैं बेटा, साइन ले जाते हैं कि किसने रिसीव किया यार, तो एक प्रूफ रहता है ना कि इस बंदे ने रिसीव किया है। ठीक है, तो प्रूफ रहता है भाई, प्रूफ कि उस बंदे ने सच में मिल गया, वरना आप कह दोगे मैंने तो दे दिया था। जोमेटो वाला नहीं लेता है, जोमेटो वाला आता है दे के चला जाता है, उसमें प्रूफ ही नहीं होता। चलिए ओके सर। अब यहां पर देखना एक मजे की बात है, एक तरफ लिखा हुआ है कि रिपोर्ट फॉर्म एडीटी 4 में होगी और एक तरफ लिखा हुआ है रिपोर्ट ऑडिटर के लेटर हेड पे होगी। क्या आपको, अब यार कई बच्चे होंगे जिन्हें यही नहीं पता होगा लेटर हेड क्या होता है। लेटर हेड क्या होता है बच्चों, बताना जरा, लेटर हेड क्या होता है? लेटर हेड बेटा, अगर आप कभी भी कोई बिजनेस करते हो ना, तो आप क्या करते हो, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट, एक A4 साइज का डॉक्यूमेंट लेते हो और उसके ऊपर अपना नाम, उसके ऊपर अपनी फर्म का नाम, अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर लिखवा देते हो। यानी उसके उस डॉक्यूमेंट के हेड पर, उस डॉक्यूमेंट के हेड पर आपकी सारी बिजनेस की डिटेल्स मेंशन होती है, उसको हम बोलते हैं लेटर हेड। ठीक है, तो अगर मैंने गुरप्रीत समोसे वाला है तो ऊपर लिखा होगा गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। ऐसे ही अगर कल को आप अपनी फर्म खोलोगे, है ना, लल्लू एंड को, तो ऊपर लिखा होगा लल्लू एंड को, फिर आपका नाम लिखा होगा कि आप प्रोप्राइटर हो इसके, फिर आपका एड्रेस लिखा होगा, फोन नंबर लिखा होगा उस लेटर हेड पे। ठीक है, ओके सर। तो वो कह रहे हैं ये जो रिपोर्ट है ना, ये ऑडिटर के लेटर हेड पे होगी, जिस पर उसका पोस्टल एड्रेस, जहां पर पोस्ट भेज सकते हैं, उसका ईमेल एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, उसका मोबाइल नंबर, और उसे लास्ट में साइन करा होगा ऑडिटर ने, जिस पर उसका मेंबरशिप नंबर भी मेंशन होगा। ठीक है, जिस पर उसका क्या मेंशन होगा, मेंबरशिप नंबर भी मेंशन होगा। अब मेरा एक डाउट आया, एक तरफ वो कह रहे हैं ये लेटर हेड पे होगा और एक तरफ वो ये कह रहे हैं एडीटी 4 में होगा। मैं समझ ही नहीं पाया वो क्या कहना चाहते हैं। नीचे वो कह रहे हैं रिपोर्ट एडीटी 4 में होगी और ऊपर वो कह रहे हैं लेटर हेड में होगा। क्या करूं मैं, लेटर हेड पे दूं या एडीटी 4 में दूं? लेटर हेड में दूं या एडीटी 4 में दूं? ये तो कॉन्ट्रावेंशन हो गया। और दोनों में क्या लिखा हुआ है, दोनों में लिखा हुआ है शॉल। ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शनल है। यस और नो? तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, अपने लेटर हेड पर एडीटी 4 को प्रिंट कर लेंगे। भाई आपका लेटर हेड तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है ना, जिसपे ऊपर नाम लिखा हुआ है, तो उस फॉर्मेट को प्रिंट कर लो ना अपने लेटर हेड पे। समझे क्या, समझा कि नहीं? उस फॉर्म को अपने लेटर हेड पे प्रिंट कर लो और फिर फिल कर लो। ठीक है, समझा? आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट आपको। बच्चा कह रहा है आप अपना लेटर हेड दिखाए। बेटा मैं कहीं यहां पर धंधा कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं? मैं तो यहां पर बेटा एम्प्लॉय हूं बेटा, 3,500 सैलरी। किसी गरीब एम्प्लॉय का मजाक नहीं उड़ाते बेटा रणविजय ऐसे। चलिए ओके सर। रिपोर्ट टू ऑडिट कमेटी और बोर्ड। ठीक है, अब देखिएगा, अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 1 करोड़, या है ना, अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है
फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाने की जरूरत नहीं है, फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाने की जरूरत नहीं है। तो लॉ कह रहा है अगर आपने कोई फ्रॉड पकड़ा जिसका अमाउंट 1 करोड़ से कम था, तो ऑडिटर यह बात सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बताएगा, क्योंकि इतने छोटे अमाउंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप यह बात सिर्फ किसको बताओगे, या तो ऑडिट कमेटी को बताओगे अगर कंपनी ने ऑडिट कमेटी बना रखी है, या किसको बताओगे, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताओगे। कितने दिन में बताओगे, 2 दिन के अंदर आपको यह बात उन्हें बता देनी है। एग्जैक्टली उन्हें क्या बताओगे, एग्जैक्टली बेटा उन्हें बताओगे फ्रॉड का नेचर क्या है, किस तरह का फ्रॉड हुआ है कंपनी में, उसके बाद कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है यह बताओगे, और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है फ्रॉड में, ये सारी बातें आप लिखकर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी की ऑडिट कमेटी को बता दोगे। अब जब यह बात उन्हें पता चलेगी, किसे, ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो वो ये सेम चीज कहां पर लिखेंगे, उस साल की बोर्ड रिपोर्ट में लिखेंगे, उस साल की बोर्ड रिपोर्ट में लिखेंगे। तो यहां पर उन्होंने बोला ऑडिट कमेटी या बोर्ड को यह डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है कि कोई भी फ्रॉड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं गया है, यानी जिसकी वैल्यू लेस देन 1 करोड़ है, वो इसे कहां पर दिखाएंगे बेटा, बोर्ड रिपोर्ट में, उस साल की बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। क्या, फ्रॉड का नेचर सेम, कितना अमाउंट इन्वॉल्व था और कितनी कौन पार्टीज इन्वॉल्व थी, यह बात बोर्ड रिपोर्ट में लिखी जाएगी। लेकिन पार्टीज इन्वॉल्व तभी लिखना अगर आपने कोई रेमेडियल मतलब करेक्टिव एक्शन नहीं लिया है तो, और अगर ऑब्वियस सी बात है अगर कंपनी में फ्रॉड पकड़ा गया है तो कंपनी जरूर कोई करेक्टिव एक्शन लेगी। तो आपने जो करेक्टिव एक्शन लिया है ना उस फ्रॉड के लिए, कुछ तो एक्शन लिया होगा, तो वो एक्शन क्या लिया है ये बात भी आपको बोर्ड, मैं ऑडिट रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बोर्ड रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट की बात भी कर रहा हूं। हाउएवर ये फ्रॉड का पॉइंट एक और जगह जाता है, ये फ्रॉड का पॉइंट एक और जगह ऑडिटर लिखता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। बताओ कहां लिखता होगा, आपके सिलेबस में नहीं है बट ऑडिटर एक जगह और फ्रॉड के बारे में लिखता है, कारों में। कारों मैंने पढ़ाया नहीं है, कारों में बड़े सारे पॉइंट्स होंगे जो आपको अंकित सर सिखाएंगे, उसमें एक पॉइंट फ्रॉड का भी है, तो वो फ्रॉड का पॉइंट वो वहां पर भी लिख देगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को जरा फटाफट से मुझे पढ़ के बताओ। इसका मतलब मैंने रात को बड़ी रिसर्च करी लेकिन मुझे मतलब नहीं समझ आया, क्या कहना चाह रहे हैं ये, मतलब मुझे इस बात का मतलब नहीं समझ आ रहा, क्या कोई बता सकता है इस बात का क्या मतलब है। हाँ कोई बात नहीं, क्लास खत्म होने से पहले याद दिलाना, मैं फोन कर दूंगा। अंकित सर को कि भैया कारो पढ़ा देने ने। हाँ बेटा ये कह रहा है अगर कंपनी के डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो भी क्या हम बताएंगे, बिल्कुल अगर डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो भी आप डायरेक्टर्स को बता देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनकी ड्यूटी है, वो ये रिपोर्ट करेंगे ही करेंगे। नहीं तो आपके पास रिजाइन करने का ऑप्शन तो है ही, और जब आप रिजाइन करोगे कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, आप रीजन दे दो कि भैया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है फ्रॉड में है इन्वॉल्व। चलिए देखो यहां पर ना ये पॉइंट ये कह रहा है, ध्यान से समझना, देखो ऑडिटर का काम क्या है, ऑडिटर का काम था कि वो, ऑडिटर का काम था कि वो मेंबर्स को ये बताए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बने हैं या नहीं बने हैं, करेक्ट, यही काम था, यस और नो। खुशी बेटा करेक्टिव एक्शन ऑन फ्रॉड, की फ्रॉड के ऊपर आपने क्या करेक्टिव एक्शन लिया है, ठीक है। हो सकता है आपने उस इंप्लॉय को निकाल दिया जो फ्रॉड किया है, उससे पैसा रिकवर कर लिया हो वापस, देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स जो आप फ्रॉड को फिर रोकने के लिए करोगे, ठीक है। चलिए
ऑडिटर का काम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपना ओपिनियन देना कि भैया ठीक बनी है या नहीं। लेकिन ऑडिटर क्या कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाकर बातें बता रहा है। क्या ऑडिटर को हमने इसलिए रखा था कि वो जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को बातें बताए? आप खुद बताओ, क्या ऑडिटर का काम यह था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाकर बातें बताए, या ऑडिटर को इसलिए रखा गया था कि वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है ये करे? तो यहां पर ऑडिटर क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटीज से अलग चला गया। यस और नो, बिकॉज ऑफ द लॉ। तो यहां पर उन्होंने कहा देखो, नो ड्यूटी, देखो कंपनी के ऑडिटर की ड्यूटी थी कि वो मेंबर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन दे, ठीक है, वो कॉन्ट्रावेन नहीं होगी। अगर ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को बता भी देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बता भी देता है, तो उससे यह मत समझना कि उसकी बाकी ड्यूटीज वो कॉन्ट्रावेन कर रहा है क्योंकि ये काम उसे नहीं दिया था, देखो वो ये काम कर रहा है। नहीं, ऐसा मत समझना, ठीक है। तो यही बात यहां पर लिखी कि कंपनी के ऑडिटर की जो ड्यूटी है वो हम कॉन्ट्रावेंट नहीं मानेंगे, जस्ट बिकॉज वो ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को बता रहा है। इससे ये आपका कोई भी ड्यूटी टूटी नहीं है, मतलब ऑडिटर को कोई भी प्रॉब्लम इससे नहीं होगी। अगर ऑडिटर नहीं बताता तो क्या, मान लो ऑडिट में आपने फ्रॉड पकड़ लिया, आपकी नजर में आ गया और आपने कहा अरे छोड़ो यार मेरा काम थोड़ी है, आपने कहा अरे छोड़ो नहीं बताऊंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, अरे होने दो यार। तो यहां पर लॉ कह रहा है भाई, लिस्टेड कंपनी अगर हो तो 5 लाख रुपए तक का, और अगर अदर देन लिस्टेड कंपनी हो तो 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी तुम पर लग जाएगी। किसके ऊपर? ऑडिटर के ऊपर है। इसके आगे ये क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट अकाउंटेंट और सीएस कहां से आ गए? बेटा ये जो फ्रॉड वाला सेक्शन है ना, ध्यान से समझना, ये जो फ्रॉड वाला सेक्शन है ना, ये पता है किस किस को लगता है? ये फ्रॉड वाला सेक्शन स्टैट्यूटरी ऑडिटर को लगता है, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को लगता है। ये फ्रॉड वाला सेक्शन कॉस्ट ऑडिटर को भी लगता है। हो सकता है उसके ऑडिट करते करते वो कुछ पकड़ ले, वो कुछ पकड़ ले फ्रॉड, ये भी तो हो सकता है आपने नहीं पकड़ा, कॉस्ट ऑडिटर ने पकड़ लिया। हो सकता है आप, एक और ऑडिट होता है आप पढ़े जानेंगे, सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट जो कि कंपनी सेक्रेटरीज करते हैं, उन पर भी ये सेक्शन लगता है कि ऑडिट करते हुए अगर उन्होंने फ्रॉड पकड़ लिया। और एक और बंदे पे लगता है ब्रांच ऑडिटर। ब्रांच ऑडिटर, ये बात आगे लिखी हुई है, जब हम ब्रांच ऑडिट का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर ये बात मेंशन है कि ये वाला पॉइंट उसको भी लगता है। तो अगर इनमें से कोई भी बंदा फ्रॉड पकड़ता है तो सेम प्रोसीजर ऊपर वाला एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो यही बात यहां पे लिखी है, ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, अगर वो ये फ्रॉड पकड़ने के बाद भी नहीं बताते हैं तो लिस्टेड कंपनी में 5 लाख, और अदर कंपनी यानी लिस्टेड कंपनी नहीं है तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी इन लोगों के ऊपर लग जाएगी। तो फ्रॉड पकड़ो तो बता दो, वरना पेनल्टी भर देना, ठीक है। क्लियर है क्या सबको? यस और नो, यस और नो, यस सर। इलुस्ट्रेशन नंबर 12 सारे बच्चे रीड करेंगे फटाफट। इलुस्ट्रेशन 12 सारे बच्चे रीड करेंगे, चलिए।
पढ़ लिया बच्चों? समझा कि नहीं? कुछ समझा? डन। यहां पर मेन पॉइंट क्या था बच्चों? यहां पर मेन पॉइंट यह था कि फ्रॉड ऑडिटर ने पकड़ा था या नहीं। यहां पर फ्रॉड, इस एग्जांपल में फ्रॉड ऑडिटर को बताया गया है, ऑडिटर को इन्फॉर्म किया, उसने नहीं पकड़ा फ्रॉड। सेक्शन 143 में उन फ्रॉड्स की बात हो रही थी जो फ्रॉड्स उसने ऑडिट करते हुए पकड़े थे। यहां पर क्या हुआ? सच ट्रांजैक्शन वर ऑल्सो मेड नोन टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। यहां पर ऑडिट करते हुए आपने फ्रॉड नहीं पकड़ा, यहां पर तो मैनेजमेंट ने फ्रॉड पकड़ा था, बस आपको बताया है, बस आपको बताया है। और क्योंकि आपको सिर्फ बताया है तो इस केस में, ठीक है, द सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन हमने जो दी थी वो ऑडिटर को दी थी, तो ऑडिटर शुड रिपोर्ट अबाउट दिस मैटर टू द ऑडिट कमेटी। बट इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, ठीक है, सो यहां पर कारो रिपोर्ट, द ऑडिटर्स नीड टू रिपोर्ट, लेकिन आपको कारो में बताना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कारो में तो आपको बताना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों, गवर्नमेंट ऑडिट का। ध्यान से समझना, ठीक है, चलिए ध्यान से समझना इस पॉइंट में बच्चे। ये वाला पॉइंट भी हमारा खत्म हो गया, फ्रॉड वाला। अब हम गवर्नमेंट ऑडिट पे आ गए हैं, प्लीज ध्यान देंगे सारे बच्चे, ठीक है। देखो क्या होता है, शुरू से शुरू करेंगे, शुरू से शुरू करें। हां, आप जानते हो कि गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? C&AG अपॉइंट करता है। कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कौन करता है? C&AG। गवर्नमेंट कंपनी का सब्सीक्वेंट ऑडिटर भी कौन अपॉइंट करता है? C&AG अपॉइंट करता है। और ये कितने सालों के लिए होते हैं? ये सारे के सारे नेक्स्ट AGM तक ही होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, चाहे फर्स्ट हो चाहे सब्सीक्वेंट हो, नेक्स्ट AGM तक होते हैं, ठीक है। अब जब C&AG इन ऑडिटर्स को अपॉइंट करता है ना, तो कई बार इन्हें क्या दे देता है? एक्स्ट्रा डायरेक्शन दे देता है। क्या दे देता है? एक्स्ट्रा डायरेक्शन दे देता है। एक्स्ट्रा मतलब देखो भाई, कंपनीज एक्ट में भी तुमने पढ़ लिया ना, इतना कुछ तो ऑडिटर को करना ही है, ये सारी बातें तो पूछनी है, वो सारी बातें तो पूछनी है। साथ में अगर C&AG ने अपॉइंट करते हुए कोई एक्स्ट्रा डायरेक्शन दे दी, उस ऑडिटर को कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करने हैं, और C&AG ने अगर कोई बात कही थी वो भी फॉलो करनी पड़ेगी, वो भी फॉलो करनी पड़ेगी। यही बात यहां बुक में लिखी है, देखो। जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी, दोनों के केस में C&AG के पास पावर होती है ऑडिटर को अपॉइंट करने की, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो सब्सीक्वेंट हो, दोनों की पावर किसके पास है? C&AG के पास है। C&AG जब उन्हें अपॉइंट करता है तो वो उन्हें डायरेक्शन दे सकता है, उस ऑडिटर को, द मेथड इन विच द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। यानी वो उन्हें बता देगा कि भाई इन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है ऑडिट करते हुए। उस केस में जो ऑडिटर है जिसने ऑडिट किया है, ऑडिटर जिसने ऑडिट किया है, वो क्या करेगा? अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको भेजेगा? अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको भेजेगा? C&AG को भेजेगा। किसको? C&AG को भेजेगा। और उस रिपोर्ट में वो ओपिनियन मेंशन करेगा, वो अदर मैटर मेंशन करेगा जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा ये 3 बातें और देखेगा। कौन सी 3 बातें? पहला कि C&AG ने अगर कोई डायरेक्शंस दी हैं तो वो ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा कि C&AG ने मुझे ये डायरेक्शंस ऑडिट करने के लिए दी थी। दूसरा, उसने उन डायरेक्शंस के ऊपर क्या काम किया, ये बात भी उसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखनी पड़ेगी। और तीसरा, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंट पे
इस चीज से क्या इंपैक्ट हुआ, इस ऑडिट पे एग्जैक्टली क्या इंपैक्ट हुआ, ये तीनों बातें आपको कहां मेंशन करनी पड़ेगी, ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करनी पड़ेगी। यानी नॉर्मल चीजें तो मेंशन करनी ही है, वो तो करनी ही है, साथ में एक्स्ट्रा ये तीन बातें तुम्हें मेंशन करनी पड़ेगी। कौन सा ऑडिटर, जो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी का ऑडिटर है। और यहां तक नहीं रुका मेरे बच्चा सेक्शन, यहां तक नहीं रुका। अब अभी आपने देखा कि कंपनी का ऑडिटर किसको रिपोर्ट दे रहा है, C&AG को क्या दे रहा है, ऑडिट रिपोर्ट दे रहा है। यस और नो, C&AG को क्या दे रहा है, ऑडिट रिपोर्ट दे रहा है। C&AG के पास पावर है, अगर वो चाहे तो इस ऑडिट के बाद एक एक्स्ट्रा ऑडिट और करवा सकती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री ऑडिट, जिसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री ऑडिट। जैसे आप एग्जाम में शीट लेते हो तो एक शीट तो आपको मिलती है, उसके बाद जब एक्स्ट्रा शीट बोलते हो तो क्या कहते हैं, उसको सप्लीमेंट कहते हैं ना, एक्स्ट्रा। तो नॉर्मल ऑडिट के बाद अगर C&AG चाहे, C&AG को लगता है कि यहां पर सप्लीमेंट्री ऑडिट कराने की जरूरत है, तो वो सप्लीमेंट्री ऑडिट करने का भी पावर रखती है। और यही बात यहां पर लिखी है कि C&AG जब उसको ऑडिट रिपोर्ट आई उसके 60 दिन के अंदर वो ऑर्डर दे सकती है। किस चीज का ऑर्डर दे सकती है, सप्लीमेंट्री ऑडिट कराने का। सर ये सप्लीमेंट्री ऑडिट कौन करेगा, बेटा जिस पर्सन को ऑथोराइज करेगी, कौन, C&AG ऑथोराइज करेगी, वो ये करने वाला है, वो ये करने वाला है। मैं आपको एक ऑडिट रिपोर्ट दिखाता हूं, सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट, देखो ये रही, दिस इज इंडियन ऑयल, दिस इज इंडियन ऑयल ये इंडियन ऑयल एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, और इसके सप्लीमेंट्री ऑडिट की रिपोर्ट मैंने आपके सामने है, यहां से लेकर यहां तक रीड कर लो फटाफट, फटाफट यहां से लेकर यहां तक आप रीड कर लो जल्दी से, सप्लीमेंट्री ऑडिट में क्या लिखा हुआ है। खुशी प्रसाद स्टैंडर्ड ऑडिट नहीं समझा बेटा मैं, स्टैंडर्ड ऑडिट क्या होता है बेटा, खुशी बेटा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे आप अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जो आपको अकाउंटिंग करते हुए फॉलो करने होते हैं, वैसे ही ऑडिटिंग करते हुए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। और ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आप पूरे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फाइनल में भी है, सीए इंटर में भी है। ऑडिटिंग सब्जेक्ट का 50% सब्जेक्ट जो है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही है। आप पढ़ते पढ़ते ऐसा हो जाएगा क्या पढ़ रहे हैं भाई साहब। दिख नहीं रहा है, बच्चा कह रहा है, अरे यार लो और बड़ा कर दिया। चलिए पढ़ लिया बच्चों, पढ़ लिया कि नहीं, जल्दी बताओ।
कुछ नहीं है, बस इसमें यही बोला है सप्लीमेंट्री ऑडिट हमने करा है और हमारे सप्लीमेंट्री ऑडिट में कुछ भी ऐसा नहीं आया जो कि गड़बड़ लगे। ठीक है, किसने किया है? संजय झा, जो कि डायरेक्टर जनरल है ऑडिट के। और यहां पर अगर आपने देखा होगा तो संजय झा जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। अरे भाई, यहां पर स्टैट्यूटरी ऑडिट थोड़ी हो रहा है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए हमें क्या चाहिए था? चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए था। क्या वो हो चुका है? वो हो चुका है। ये तो एडिशनल ऑडिट है ना, तो एडिशनल ऑडिट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात नहीं हो रही है, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो चुका है। दिस इज अ सप्लीमेंट्री ऑडिट, एक और क्रॉस चेक करवाने के लिए। ठीक है, ओके सर, ये आपका नॉर्मल स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है और इसके बाजू में ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। ठीक है, सेम ही चीज लिखी हुई है यहां पर भी। चलिए, तो यही बात यहां पर लिखी हुई है कि कंडक्ट C&AG 60 दिन के अंदर ऑडिट रिपोर्ट आने के सप्लीमेंट्री ऑडिट के लिए बोल सकता है और इस ऑडिट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो मांग सकते हैं। ठीक है, एंड CAG उस ऑडिट रिपोर्ट पे चाहे तो कमेंट भी कर सकता है। उस ऑडिट रिपोर्ट पे चाहे तो क्या कर सकता है? अपनी कमेंट भी दे सकता है। अगर नॉर्मली कोई ट्रांजैक्शन पकड़ में आ जाती है सप्लीमेंट्री ऑडिट में, तो उस पर C&AG अपनी कमेंट जरूर देता है कि भैया मेरे हिसाब से कंपनी को यह करना चाहिए। चलिए, तो सारे बच्चे जो मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं उसको रीड कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट ऑडिट पर चलेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट रीड कर लो कि C&AG की जितनी भी कमेंट होती है जो है ना, वो क्या करी जाएगी? वो आपको कंपनी ना वो उस हर पर्सन को भेजेगी जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजे जा रहे हैं। यानी आप जानते हो कि कंपनी के मेंबर्स को, कंपनी के डिबेंचर ट्रस्टी को, कंपनी के ऑडिटर को, है ना, इन सब लोगों को हम क्या बोलते हैं? भेजते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं ना। तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिन्हें दे रहे हो उन्हें आप साथ में एक और चीज दोगे। क्या दोगे? ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के साथ अगर सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट है ना, वो भी भेजनी पड़ेगी। अगर C&AG ने कोई कमेंट किया है ऑडिट रिपोर्ट पे, वो भी उन्हें भेजना पड़ेगा, जैसे आपने ऑडिट रिपोर्ट भेजी थी। ठीक है, ओके सर। अब सप्लीमेंट्री ऑडिट के बाद एक और टाइप का ऑडिट आता है, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी के लिए है बेटा। ये इसको बोलते हैं टेस्ट ऑडिट। इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑडिट। टेस्ट ऑडिट में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जरूरी है तो वो ऑर्डर देकर क्या करवा सकता है? टेस्ट ऑडिट करवा सकता है कंपनी के अकाउंट्स का। यानी स्टैट्यूटरी ऑडिट भी हो गया, सप्लीमेंट्री ऑडिट भी हो गया। लेकिन अगर C&AG को किसी कंपनी में दिक्कत लगती है तो वो टेस्ट ऑडिट नॉर्मली बेटा क्या होता है ना, टेस्ट ऑडिट में नॉर्मली वो सेंट्रल जो C&AG होता है ना, वो कहता है कि मुझे इनके डेटर्स में प्रॉब्लम लग रही है, डेटर्स का ऑडिट कर दो। क्या कहा? मुझे डेटर्स में प्रॉब्लम लग रही है, इनके डेटर्स का ऑडिट कर दो। मुझे इनके फिक्स्ड एसेट में प्रॉब्लम लग रही है, इनके फिक्स्ड एसेट्स का ऑडिट कर दो। तो उस केस में वो क्या करता है? टेस्ट ऑडिट भी करवा देता है। टेस्ट ऑडिट मतलब टेस्ट बेसिस पर ऑडिट, और ये किसी भी अकाउंट्स के किसी भी पार्ट का ऑडिट करवा सकते हैं और उसमें फिर उसी के अंदर बिल्कुल डिटेल्ड जो है चेकिंग करी जाती है। और यही बात तो सर डिफरेंस क्या हुआ सर सप्लीमेंट्री ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट और टेस्ट ऑडिट में? देखो, सबसे पहली चीज, स्टैट्यूटरी ऑडिट हर कंपनी को कराना है, पहली चीज। लेकिन सप्लीमेंट्री और टेस्ट ऑडिट सिर्फ किसको करवाने पड़ते हैं? गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी को। ठीक है, ओके। उसके बाद यहां पे अगर मैं बात करता हूं सप्लीमेंट्री ऑडिट की, ये ऑडिट कब होता है? जब स्टैट्यूटरी ऑडिट खत्म हो जाता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिपोर्ट 60 दिन के जब C&AG को दी जाती है, उसके 60 दिन के अंदर अगर C&AG चाहे तो वो एडिशनल ऑडिट करवा लेता है, जिसको हम सप्लीमेंट्री ऑडिट कहते हैं। उसके बाद आता है टेस्ट ऑडिट। ये भी गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनियों को कराना होता है, लेकिन नॉर्मली ये किसी स्पेसिफिक एरिया का कराया जाता है जिस पर C&AG को शक होता है, और इसका स्टैट्यूटरी ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है। जब गवर्नमेंट को लगेगा कि इस कंपनी में दिक्कत चल रही है, वो टेस्ट ऑडिट के लिए ऑर्डर दे देगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर यही बोला है। इसके बाद ये वाला पॉइंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि C&AG का एक्ट क्या बोलता है, तो वो पॉइंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, ओके सर। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे बेटा हम।
नेक्स्ट टॉपिक, एक और टॉपिक हमारा खत्म हो गया आज का, लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, दैट इज ब्रांच ऑडिट। देख रहे हो सेक्शन 143 कितना बड़ा है, क्या आप लोग फील कर पा रहे हो कि कई बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस 2 दिन में खत्म करा दिया, ये कोई बात है बेटा? इट डिपेंड्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दिस सेक्शन, इट डिपेंड ऑन द कंटेंट। अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस में कंटेंट ही नहीं है तो टाइम कम लगेगा, बट किसी चैप्टर के सेक्शन में बहुत सारा कंटेंट है। अब देख लो, आपको मेरे क्वेश्चन बैंक में इसके क्वेश्चन नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि आईसीए पास्ट में इस पे इतना क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, लेकिन फिर भी हम 2 घंटा, मैं तो ये भी कर सकता था ना कि यार ठीक है ना भाई, आईसीएस पे ध्यान नहीं दे रहा, छोड़ देते हैं, ऑप्शन में छोड़ देते हैं सेक्शन 143 को, सेक्शन 148 को भी ऑप्शन में छोड़ देते हैं, देखी जाएगी भाई, लेकिन बुक में दिया हुआ आ जाएगा, किस्मत खराब होगी तुम्हारी तो, है ना? सो इट डिपेंड्स यार, इट डिपेंड्स। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये वाले चैप्टर को इतने दिन लग गए, वो वाले चैप्टर, वो जितना कंटेंट है उस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना कंटेंट है। अब 143 में 2 घंटे लगने हैं तो लगने हैं। चलिए, लास्ट आता है ब्रांच ऑडिट, लास्ट आता है बेटा ब्रांच अकाउंट्स के ऑडिट की बात। ये कौन करेगा? ठीक है, ये कौन करेगा? संतोष दिया हुआ है बेटा, दिया हुआ है, ठीक है, संतोष दिया हुआ है, चेक कर लेना, मिल जाएगा तुम्हें। बेटा सप्लीमेंट्री ऑडिट एक एडिशनल चेक होता है कि हमने और एडिशनल चेक करवा लिया कि भैया कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो आप भी चेक कर लो, अगर कोई गड़बड़ होती है तो वो लोग पकड़ लेते हैं। चलिए यहां पर देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ब्रांच अकाउंट ऑडिट जो है, आपको पहले यह चेक करना पड़ेगा कि आपकी ब्रांच इंडिया में है या आपकी ब्रांच आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, आपकी ब्रांच इंडिया में है या आपकी ब्रांच आउटसाइड इंडिया है, उस हिसाब से आपका ब्रांच ऑडिटर फाइनल होता है। तो आइए बुक से पढ़ते हैं फटाफट। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपकी ब्रांच इंडिया में है तो उसका ऑडिट कौन करेगा? तो उसका ऑडिट कौन करेगा? तो देखो, वेयर अ कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस, द अकाउंट्स ऑफ दैट ब्रांच ऑफिस, उसके अकाउंट्स, ब्रांच के अकाउंट्स कौन ऑडिट करेगा? या तो आप कंपनी के ऑडिटर से ऑडिट करा लेना, सुन लो क्या कह रहा हूं मैं, या तो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसी से ही ऑडिट करा लेना, वरना ऐसे इंसान से ऑडिट कराना जो कि एलिजिबल है ऑडिटर बनने के लिए। मतलब यहां पर आप चाहो तो आप किसी भी सीए इन प्रैक्टिस से या इंडिविजुअल से, ठीक है, सीए इन प्रैक्टिस या इंडिविजुअल से, है ना? इंडिविजुअल तो वहीं कवर हो गया, अलग से नहीं लिखते हैं इसको, फर्म और एलएलपी लिख देता हूं, फर्म और एलएलपी, जो कि आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं है, लेकिन आप चाहो तो उससे ब्रांच ऑडिट करवा सकते हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स टेक वन एग्जांपल। सप्लीमेंट्री ऑडिट का पर्पस क्या होता है? सप्लीमेंट्री ऑडिट का मतलब होता है एडिशनल चेकिंग, है ना? एडिशनल, सप्लीमेंट्री मतलब एडिशनल। तो एक बार ऑडिटर ने चेक कर लिया, एक बारी गवर्नमेंट ने अपने बंदे से भी चेक करवा लिया। ठीक है मनप्रीत बेटा? चलिए आइए, तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हमें ज्यादा बेटर समझेगा। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, और उसकी गोवा में ब्रांच है, ठीक है। एक्स लिमिटेड का ऑफिस मुंबई में है। एक्स लिमिटेड ने केपीएमजी को अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर रखा है। केपीएमजी यानी आप मान लो बीएसआर एंड को, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, बीएसआर एंड को लिख देता हूं, नहीं तो फिर आपको रात को नींद नहीं आएगी। बीएसआर एंड को अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर रखा है, जिसको हम कंपनी ऑडिटर भी बोलते हैं। अब लॉ कह रहा है या तो तुम गोवा ब्रांच का ऑडिट इन्हीं से करवा लो, या तुम गोवा ब्रांच के अकाउंट्स का ऑडिट चाहो तो किसी और से करा लो। मान लो हमने करवा लिया गुरप्रीत एंड एसोसिएट से, ठीक है, गुरप्रीत एंड एसोसिएट से हमने करवा लिया गोवा ब्रांच का ऑडिट। तो वो कह रहा है ये वाले में से भी आप करा सकते हो, प्रोवाइडेड
वो भी एलिजिबल होना चाहिए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए, वो भी एलिजिबल होना चाहिए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, चलिए, अगर सर हमारी ब्रांच इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है, उसका ऑडिट, मैं सब्सिडियरी की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सब्सिडियरी। ठीक है, ए पॉइंट में कंपनी का मतलब हेड ऑफिस का ऑडिटर नहीं, हेड ऑफिस की बात नहीं हो रही यहां पर, कंपनी के ऑडिटर की बात हो रही है। किसके? कंपनी का ऑडिटर, जो कि उस प्रोसीजर से अपॉइंट हुआ था जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, चलिए, जिनका ऑडिट रिपोर्ट पर साइन होने वाला है। ओके सर, चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, अगर ब्रांच ऑफिस इंडिया के बाहर है तो या तो आप अपने कंपनी के ऑडिटर से ही करा लो, यानी स्टैट्यूटरी ऑडिटर से करा लो, या अकाउंटेंट से करवा लो, या किसी ऐसे पर्सन से करा लो जो उस कंट्री में, जिस कंट्री में तुम्हारी ब्रांच है ना, वहां पर उसे ऑडिट करने की पावर है। मतलब वहां के चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अगर तुम्हारी ब्रांच जर्मनी में है तो जर्मनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट से तुम वहां का ऑडिट करा लेना, क्योंकि वहां के लॉस को वो ज्यादा बेहतर जानता होगा, वहां के लॉस को वो ज्यादा बेहतर जानता होगा। ठीक है, ओके सर। नाउ ब्रांच ऑडिटर की क्या क्या पावर होंगी और ब्रांच ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटी होंगी? बेटा, जो तुमने अभी सेक्शन 143 में पढ़ी थी ना, पावर्स एंड ड्यूटीज, वही सेम पावर एंड ड्यूटी ब्रांच ऑडिटर के पास भी होगी। वही सेम पावर एंड ड्यूटीज की वो डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकता है ब्रांच के, वो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, वही सेम चीजें जो मेन ऑडिटर को दी गई है वही ब्रांच के लिए ब्रांच ऑडिटर को दी गई है। ठीक है, ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाकर किसको भेजता है? कंपनी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देता है बेटा? कंपनी ऑडिटर मेंबर्स के लिए बनाता है, लेकिन ब्रांच ऑडिटर किसके लिए बनाएगा? ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट कंपनी ऑडिटर के लिए बनाता है। ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसके लिए बनाता है? कंपनी ऑडिटर के लिए बनाता है, और फिर कंपनी ऑडिटर क्या करता है? उसको इस्तेमाल करके अपनी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बना देता है, उसका यूज करके अपनी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बना देता है। चलिए, अच्छा, अगर ब्रांच ऑडिटर ने कोई फ्रॉड पकड़ा तो क्या ब्रांच ऑडिटर को भी गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा? द आंसर इज यस। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय द ऑडिटर शॉल ऑल्सो अप्लाई टू ब्रांच ऑडिटर। मैंने आपको बताया था पहले ही कि वो सिर्फ कंपनी ऑडिटर के लिए नहीं है, ब्रांच ऑडिटर भी अगर फ्रॉड पकड़ लेता है तो उसे भी सेम प्रोसीजर लगता है जो एक कंपनी ऑडिटर को फ्रॉड के लिए लगाया जाता है। चलिए, लास्ट पॉइंट, आज की क्लास को खत्म करते हैं, इसको रीड कर लीजिए, ये पॉइंट क्या कहता है, एंड देन मैं आज की क्लास को ओवर कर देता हूं। पढ़ लिया? क्या लिखा हुआ है? आपने अभी ये जो इतना डिटेल्ड सेक्शन पढ़ा, अभी आपने दिस सेक्शन का मतलब है 143, अभी आपने इतना डिटेल्ड सेक्शन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हां पढ़ा। ये सेक्शन के प्रोविजन कॉस्ट अकाउंटेंट को कॉस्ट ऑडिट करते हुए लगते हैं और कंपनी सेक्रेटरी को सेक्रेटरियल ऑडिट करते हुए लगते हैं। यानी जितना हमने 2 घंटे में पढ़ा वो सारी बातें कॉस्ट ऑडिटर को भी फॉलो करनी पड़ती हैं और कंपनी सेक्रेटरी को भी फॉलो करनी पड़ती हैं ऑडिट करते हुए, लेकिन मुतातिस मुतांदिस, मुतातिस मुतांदिस मतलब विद दी नेसेसरी चेंजेस, विद दी नेसेसरी चेंजेस। जैसे अगर मैं बात करूं, आप मुझे बताओ, अभी हमने ऊपर यह बात पढ़ी थी कि ऑडिटर को
ध्यान से सुनना, ऑडिटर को यह बात बतानी होती है कि उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकाउंटिंग, उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्या यह बात कॉस्ट अकाउंटेंट को बतानी पड़ेगी? अरे भाई क्यों बतानी पड़ेगी? जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक ही नहीं करता तो वो ये बात अपनी रिपोर्ट में क्यों लिखेगा? तो यहां पर आप क्या करोगे, नेसेसरी चेंजेस, मतलब जो जो पॉइंट उसको एप्लीकेबल हो सकते हैं बस उतने ही तो पॉइंट उसको अप्लाई करोगे ना, सारे आंखें बंद करके सारे पॉइंट्स उसको अप्लाई मत कर देना। ठीक है, चलिए, तो कल हमारा बच्चों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सेक्शन 148 एक लास्ट सेक्शन बचा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ठीक है फिर भी हम लोग उसे डिटेल में कर लेंगे, बड़ा सेक्शन है। चलिए, टाटा बाय बाय।